हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी में। प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं 2013 से लेके 2022 तक पिछले 10 सालों में जो 1000 पीवाईक्यू उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन की सीरीज में आज सेशन 20 है हमारे सामने, जिसमें हम डिस्कशन शुरू करेंगे 2016 के पीवाईक्यूज पे। इससे पहले के पीवाईक्यूज 2013, 13, 14 और 15 के पीवाईक्यूज हम प्रीवियस सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आज का। सामने हमारे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2016 के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत हो जाता है। सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन, कि बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, कोई भी बिल पेंडिंग जो भी राज्यसभा में है, जो कि लोकसभा ने पारित नहीं किया है, वो लोकसभा के विघटन पर, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा होगा, तो व्यवगत नहीं होगा। ये कहा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक दो एक दो एक, न तो एक नहीं दो। एक बार इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इस पे आते हैं। आर्टिकल 85, संविधान का आर्टिकल 85 का 85(1) है। उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट का गठन, पार्लियामेंट के जो सदन है, संसद के सदन है, इनको उपयुक्त, जब प्रेसिडेंट को उचित लगे उस समय और उस जगह पे अधिवेशन के लिए बुलाया जाएगा, और पीएम की सलाह पर। इसी में 85 में क्लोज सब क्लोज 3, 85(3), जिसमें कहा गया है कि लोकसभा का जो विघटन होगा, जिसको डिजोल्यूशन बोलते हैं, डिजोल्यूशन, ये किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। ये विघटन कई तरीके से होता है। जब सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तब विघटन होता है, नई लोकसभा के से पहले। उसके अलावा जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, या फिर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन को में हार जाती है, या फिर सरकार विश्वास मत का सामना नहीं करती, इस वजह से विघटन किया जाता है। और जरूरी नहीं 5 साल का कार्यकाल हो, 5 साल से पहले भी विघटन किया जा सकता है। अब लोकसभा का जब विघटन हो जाता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट बॉडी है। लोकसभा का जब विघटन होता है तो बहुत सारे बिल होते हैं जो लोकसभा में पेंडिंग होते हैं। ये जो पेंडिंग बिल होते हैं, जनरली ये माना जाता है कि लोकसभा के विघटन के समय, लोकसभा का अगर विघटन हो गया है, तो लोकसभा के विघटन के समय जो भी बिजनेस लोकसभा में चल रहा होगा, चाहे वो बिल हो, चाहे वो रेजोल्यूशंस हो, चाहे वो मोशन हो, पिटिशंस हो, जो भी लोकसभा में पेंडिंग है, पेंडिंग इन लोकसभा, ये सब खारिज हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ बिल हैं जो लैप्स नहीं होते। कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते? जैसे मान लीजिए, कोई बिल है जो लोकसभा में पेंडिंग है, ये लोकसभा देख सकते हैं, अभी राज्यसभा कोई बिल है, ये बिल आया है, ये कि लोकसभा में ये बिल आता है, और ये लोकसभा में ही पेंडिंग है, ये बिल अभी तक, अभी ये राज्यसभा में नहीं गया है, लोकसभा में पेंडिंग है, और इतने में लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो बिल पेंडिंग इन लोकसभा, लोकसभा में ही पेंडिंग है, तो ये भी लैप्स हो जाएगा। साथ ही बात करें, कोई बिल है जो कि राज्यसभा में सबसे पहले आया था, आने के बाद ये फिर फाइनली बिल गया लोकसभा में, और लोकसभा में बिल गया उस समय लोकसभा विघटित हो चुकी थी। तो जब ऐसा कोई बिल हो जो कि राज्यसभा से लोकसभा में जाए, फिर लोकसभा का विघटन हो जाए, प्रोरोगेशन हो जाए, तो ये भी लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी बिल, चाहे वो लोकसभा से शुरू हो या राज्यसभा से शुरू हो, लोकसभा से शुरू हुआ बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, या राज्यसभा से शुरू हुआ बिल जो कि राज्यसभा के बाद लोकसभा में पहुंचा और यहाँ पर पेंडिंग है, ये दोनों लैप्स हो जाते हैं। कौन से बिल हैं जो कि पेंडिंग है और लैप्स नहीं होते? उनमें सबसे पहले, जैसे मान लीजिए किसी बिल को लेके, कोई बिल है जो कि लोकसभा से पास हो गया, सॉरी पास नहीं हुआ, और या राज्यसभा, लोकसभा से पास हो गया या राज्यसभा ने उसको डेडलॉक कर दिया, कोई अनुमति नहीं दी, या फिर राज्यसभा से शुरू हुआ और लोकसभा ने कोई अनुमति नहीं दी, तो डेडलॉक जैसे जिन बिलों पे होते हैं डेडलॉक, ऐसे बिलों के लिए राष्ट्रपति की तरफ से आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन की बात की जाती है, कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। इसलिए जिस बिल के लिए डेडलॉक उपस्थित हो गया और राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन की अधिघोषणा कर की जा चुकी है, कि ज्वाइंट सेशन अनाउंस किया जा चुका है, नोटिफाई किया जा चुका है, तो ऐसे में ये बिल लैप्स नहीं होगा, नॉट लैप्स, चाहे उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाए। दूसरा, कोई बिल जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है और जो कि लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं है, लोकसभा ने ना उसको पास किया, ना वो लोकसभा तक पहुंचा है, राज्यसभा में ये बिल आया था और राज्यसभा में ही पेंडिंग है,
तो ये बिल भी लोकसभा के विघटन पे लैप्स नहीं होगा। इसी तरह से कोई बिल है जो कि दोनों हाउस ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, और ये फाइनली कहाँ पहुंच गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। और प्रेसिडेंट के पास पहुंचने के बाद ये बिल लैप्स नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन और है, प्रेसिडेंट के द्वारा अगर इसको दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है, इस बिल को, प्रेसिडेंट इस बिल को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करने के बाद लोकसभा विघटित हो जाती है, तो भी बिल लैप्स नहीं होगा, नॉट लैप्स। इस तरह से कुछ बिल हैं जो लैप्स नहीं होते। अब आप ये देखिए, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है, जिसे लोकसभा ने पारित ही नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवहित नहीं होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 पर व्यक्तिगत हो जाता है, प्रोरोगेशन पे। ये बिल्कुल गलत है। उसका कारण है, क्योंकि लोकसभा का जो 17वां होता है, 17वां किसे कहते हैं, प्रोरोगेशन। एक सेशन शुरू होता है लोकसभा का, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, ये रेसेस का टाइम होता है, अवकाश। तो एक सेशन, ये सेशन जब खत्म होता है उसको प्रोरोगेशन कहते हैं, सत्र अवसान, सत्र का खत्म होना, सत्र अवसान, प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन पे, सत्र अवसान पर कोई बिल लैप्स नहीं होता है। भारत में ये वाला सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है यूके में, ब्रिटेन में। वहां पर प्रोरोगेशन जब होगा, जैसे ही सेशन खत्म होगा, तो उस सेशन के खत्म होते ही उस सेशन में जो भी चीज पेंडिंग है वो खत्म हो जाती है। भारत में एक्चुअली डिजोल्यूशन जब होता है लोकसभा का, कंप्लीट जो पहले लोकसभा का पहले दिन से लेके लोकसभा का जब विघटन होता है, डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा होता है, तब तक कोई भी इलेक्शन नहीं होता। लेकिन डिजोल्यूशन पे जो पेंडिंग होते हैं वो भी हमने देख लिया, कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं डिजोल्यूशन पे भी और कौन से नहीं होते। उत्तरावसान पे कोई बिल लैप्स नहीं होता। इसका सही आंसर है केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से वह सूचक हैं जिनका IFPRI द्वारा, IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स कौन से हैं जिनका यूज किया जाता है IFPRI के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को बनाने में। तीन तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, अंडर नरिशमेंट, अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, शिशु वृद्धि रोधन, और थर्ड है चाइल्ड मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर। बात करें इसकी, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 3। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1, 2 एंड 3। अंडर नरिशमेंट भी है, चाइल्ड स्टंटिंग भी है, चाइल्ड मोर्टिलिटी भी है। चलिए देखते हैं एक बार इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये क्या है, ये मेनली काम करता है, ट्रैक करता है, मेजर करता है किसको, जो ग्लोबली हंगर हो रखी है दुनिया भर में, जो हंगर कंडीशन है उसको कंटिन्यूअसली मेजर करता है, ट्रैक करता है, कंट्री वाइज और रीजन वाइज भी। ये निकाला जाता है GHI इसके द्वारा। इसमें अगर इंडिकेटर्स की बात करें पहले हम, तो इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, कौन कौन से इसमें सूचकांक हैं जिनको यूज करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट निकाला जाता है। तो पहला है अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषण जिसको बोला जाता है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग या स्टंट, पहले वेस्टिंग देख लेते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं जहां पर किसी बच्चे का वेट जो होता है उसकी हाइट के मुकाबले, हाइट उसकी ज्यादा होती है वो लेकिन वेट कम होता है। ठीक है, और तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें हाइट के मुकाबले एज अधिक होती है, हाइट कम होती है, एज ज्यादा होती है, एज के मुकाबले हाइट कम होती है। और फोर्थ लिया जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को, बाल मृत्यु दर को, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये चार इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, और ये जिसमें से तीन इंडिकेटर होते हैं मेनली, ये होते हैं अंडर 5 साल की जो एज होती है, अंडर एज 5, इनको लिया जाता है। 2015 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके कई कारण कारण थे, ये न्यूज में भी रहा था। उसके द्वारा निकाला जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये IFPRI है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी करने का काम करते हैं, इनोवेशन। दूसरा, कहाँ पर बेस्ड है IFPRI, IFPRI बेस्ड है वॉशिंगटन DC, USA। तीन इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है वेल्थ हंगर लाइफ,
वेल्थ हंगर लाइफ जो इंस्टीट्यूट है, जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, और ये एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये इंस्टीट्यूशन है आयरलैंड का, और ये आयरलैंड का लार्जेस्ट एयर और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी आयरलैंड की, जो कि 1968 में बनी थी। इन तीनों के सहयोग से एक फ्री कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ हंगर हेल्थ, इन तीनों के सहयोग से ही बनाया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को। क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कारण था, उस समय काफी न्यूज में था, मई 15 में, इंडिया टॉप्स वर्ल्ड हंगर लिस्ट विद 194 मिलियन पीपल। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक इम्प्रूव, उस समय हमारी रैंक भी इम्प्रूव हुई थी 53 से 55 पे। साथ ही इंडिया रैंक्स 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये अभी लेटेस्ट का है, जो अभी लेटेस्ट की जो न्यूज है, अभी जो हमारी रैंकिंग है वो है 107 नंबर पे 121 देशों में, अक्टूबर 2022 में। और ये इंडिया ऑल्सो रैंक्स बिलो, श्रीलंका से भी नीचे, नेपाल से भी नीचे। श्रीलंका की रैंकिंग है 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84 और पाकिस्तान की 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? पीवाईक्यूज पढ़ने के लिए, जो पीवाईक्यूज देखने के लिए बोला जाता है, उसका एक कारण यह है कि पीवाईक्यूज आपको एक मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी दोबारा से पुट कर सकता है, किस तरह यूपीएससी काम करता है एक्चुअली। और आप साथ में देखें तो कई बार क्वेश्चंस ना केवल रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस को लेके कुछ क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें, ये है लास्ट ईयर का क्वेश्चन, सॉरी 2014 का, ये 2014 का क्वेश्चन है। वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्रवाई की जा रही है? रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, न्यू वेलफेयर स्कीम, रेशनलाइजिंग सब्सिडी, एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। 2016 में दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, न्यू वेलफेयर स्कीम को इंट्रोड्यूस करना, रेशनलाइजिंग सब्सिडी, और एक नया ऑप्शन जोड़ दिया बस केवल, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका सही आंसर है वही है, हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा, सही है। नवीन अगर नई वेलफेयर स्कीम को बढ़ाया, दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है, नई वेलफेयर स्कीम लाई जाती है सरकार के द्वारा, तो ये ना केवल घाटे को बढ़ाएगी, बजट घाटे के बजट को बढ़ाएगी, साथ ही इसके लिए मॉनेटरी जो व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार के लिए, वो एक दिक्कत होगी। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या किसी भी तरीके के सरकार के बजट बजट घाटे को, डिफिसिट बजट को कम करने के लिए ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, रैशनलाइज करना सब्सिडीज को, जो सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है उनको थोड़ा सा मैनेज करना, ये देखना कि क्या वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रही है, जिन लोगों के लिए वो सब्सिडी दी जा रही है क्या वो वहां तक पहुंच रही है, और नहीं तो उसको रैशनलाइज करना। तो ये बिल्कुल सही है, और इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सही आंसर है दोबारा से 1 एंड 3। 14 वाले क्वेश्चन में भी इसका आंसर था 1 एंड 3। तो इस तरह से यूपीएससी कई बार रिपीट भी करता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंटिन्यूसली न्यूज में था, 14 में भी न्यूज में था, 15 में भी जब सरकार बनी थी, 14 में नहीं। तो इनका शुरू से, जो नई गवर्नमेंट बनी थी, एनडीए गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो इनका शुरू से जो फंडा था एक्चुअली, वो सब्सिडीज को रैशनलाइज करने का था, बजट घाटे को कहीं ना कहीं से कम करने का था। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग सब्सिडीज एंड कट लीकेजेस, नॉट कट सब्सिडीज। सब्सिडी कट नहीं करनी, लीकेजेस को कट करना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया था। ठीक है। इसी तरह से डब्ल्यूएफ 2015 में, इंडिया वांट्स टू रिड्यूस सब्सिडीज टू कट एक्सपेंडिचर, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, अरुण जेटली, इनका ये बयान था 2015 में। इसी तरह से बजट 2015 में आया था, पेट्रोलियम सब्सिडी स्लेश्ड बाई हाफ, ठीक है, ये 15 का बयान था। इसी तरह से जनवरी 15 में ये बयान दिया गया था, सब्सिडीज टू बी रैशनलाइज, अरुण जेटली। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहा था, इस वजह से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों, पेमेंट बैंक की स्थापना की जा रही है, इसमें से कौन सा कथन इनके बारे में सही है? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पेमेंट बैंक्स को लाया गया इंडिया में, इसके लिए इन तीन स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? पहला है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। इट मीन्स कि जिन जो जो टेलीफोन कंपनियां या सुपरमार्केट चेन्स चलाते हैं, जो उनको ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो अगर रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, तो वो एलिजिबल है पेमेंट बैंक से प्रमोटर बनने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट था कि पेमेंट बैंक कैन इश्यू बोथ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स, यही स्टेटमेंट गलत है। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। अब ये 2 और 3, स्टेटमेंट 2 एंड 3 अब देखिए, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि
पेमेंट बैंक जो होगा वो क्रेडिट कार्ड देगा और डेबिट कार्ड भी देगा। दूसरे में कहा जा रहा है पेमेंट बैंक क्रेडिट ही नहीं देगा, लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं करेगा। तो लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं करेगा तो क्रेडिट कार्ड क्यों देगा? तो इसको अगर आप लॉजिकली भी लगाते तो भी सही होता, और ऑप्शन टू गलत है। ऑप्शन टू को जैसे ही आप गलत करते हो आंसर निकल के सामने आ जाता है 1 and 3, जो कि राइट आंसर है। यूपीएससी केवल इतनी सी बात जानना चाह रहा था आपसे कि डू यू नो अबाउट पेमेंट बैंक्स, कि वो क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, उनका केवल काम डेबिट कार्ड देने का है, वो पेमेंट डिस्पेंस करने का काम करते हैं, इसीलिए उनका नाम पेमेंट बैंक्स रखा गया है। वे जो जनरल बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी तरह काम नहीं करते, उनका केवल काम पेमेंट बैंक का पेमेंट डिस्पेंस करने का है, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की भावना है उसको पूरा किया जा सके, लोगों को वित्तीय समावेशन किया जा सके, अनबैंक को भी बैंक से जोड़ा जा सके। तो इसका सही आंसर है वो है बंथली। और लॉजिकली भी अगर आप इसको कैच को पकड़ पाते, ये आंसर क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता था। बात करें पेमेंट बैंक्स की। पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स ये जनरली क्या होता है, इन इनकी स्थापना की गई थी मेनली डिपॉजिट के लिए, कि डिपॉजिट कर सके, जो रेमिटेंसेज आते हैं उनको कन्वे कर सके, साथ ही पेमेंट को डिस्पेंस कर सके, डिस्पेंस पेमेंट्स, लोगों को पेमेंट पहुंचा सके। और जो कुछ कंपनियां थी जिनकी तरफ से पेमेंट की बात की गई थी, उनको अगस्त 2015 में सरकार की तरफ से 11 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे पेमेंट बैंक्स के लिए। और पेमेंट बैंक के लिए ये मेंशन था कि ये क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं देंगे, ये इनका काम नहीं है। हाँ, डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि वो पेमेंट डिस्पेंशन करने के लिए सही जरूरी है, तो डेबिट कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देंगे। दूसरा, 100 करोड़ इनकी कैपिटल होनी चाहिए जब ये शुरू करने वाले थे, और साथ ही उस समय एफडीआई 74% अलाउड किया गया था। तो ये पेमेंट बैंक का काम था एक्चुअली। आरबीआई गिव्स लाइसेंस फॉर 11 पेमेंट बैंक्स, ये न्यूज है कब की? ये 11 पेमेंट बैंक्स को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस दिया गया था। ये अपडेटेड हो गया है, लेकिन ये न्यूज है 2015 की, जब ये पेमेंट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था आरबीआई की तरफ से, जिस समय रघुराम राजन गवर्नर थे। जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, एम कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आदित्य बिरला ग्रुप, टेक महिंद्रा, एनएसडीएल, दिलीप सांघवी, आईडीएफसी, इस तरह से कई 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही समाचारों में आने वाले लाईफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लाईफाई क्या है? लाईफाई मेनली है लाइट फिडेलिटी, इसको बोला जाता है लाइट फिडेलिटी, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दो, कि ये उच्च गति डेटा संचारण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। इट यूजेस लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। सेकंड कहा गया है ये एक बेतार प्रौद्योगिकी, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। इसका सही आंसर है वो है सी। दोनों ही सही है बिल्कुल। क्योंकि अगर बात करें, सॉरी, लाईफाई की, तो लाईफाई का जो पूरा नाम है वो है लाइट फिडेलिटी, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हाई स्पीड डाटा को, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, वीएलसी, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के द्वारा डिस्पेंस करती है। और माना जाता है जो कि लाइफाई होती है ये 100%, 100 गुना ज्यादा, 100 टाइम्स ज्यादा फास्टर है एवरेज वाईफाई से। जो एवरेज वाईफाई होता है उससे 100 गुना ज्यादा फास्टर होता है। और साथ ही कई जगह जहां पर वाईफाई यूज नहीं किया जा सकता, जैसे एयरक्राफ्ट कैबिन हो गया या कुछ ऐसी जगह जहां पर वाईफाई यूज नहीं होता, वहां पे लाईफाई को यूज किया जा सकता है। ये इसका एडवांटेज है। लाईफाई काम कैसे करता है, कि सर्वर इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है और एक लाईफाई मॉडेम को पावर से जोड़ा जाता है, और यही एलईडी ड्राइवर के रूप में एलईडी लैंप, इनके द्वारा, जो विजिबल लाइट कनेक्शन है इनके द्वारा एक्चुअली डाटा को ट्रांसफर करने का काम हाई स्पीड डाटा को किया जाता है। ये एलईडी लैंप लगा दिए जाते हैं इस तरह से, और इन एलईडी लैंपों की जहाँ जहाँ रोशनी जाती है उस रोशनी के हिसाब से वायरलेस टेक्नोलॉजी के रूप में लाइट फिडिलिटी काम करता है, लाइफाई टेक्नोलॉजी काम करती है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेज हैं इनको वाईफाई से, इंटरनेट से जोड़ने का काम करती है। लाइफाई डाटा ट्रांसमिशन थ्रू लाइट, ये जुलाई 14 की न्यूज है। एलईडी बल्ब कुड कनेक्ट यू टू इंटरनेट, पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ऑफ लाइफाई यूजेस लाइट टू कैरी डाटा।
ये न्यूज़ है फरवरी 16 की। Li-Fi promises 100 टाइम फास्टर इंटरनेट देन वाईफाई यूजिंग जस्ट अ लैम्प। ये न्यूज़ है फेब 2016 की। तो अगर ये हेडलाइन भी आपने पढ़ी होती, Li-Fi promises 100 टाइम फास्टर इंटरनेट देन वाईफाई, तो भी ये स्टेटमेंट सही कर सकते थे कि ये एक बेहतर प्रोडक्ट है जो वाईफाई से कई गुना बेहतर है। तो जनरली आपको पेपर को सरसरी निगाह से देखना जरूरी है, डेली पेपर पढ़ना जरूरी है, चाहे आप करंट अफेयर्स को कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग के नोट से डेली पढ़ रहे हो, वीकली पढ़ रहे हो, इवन मंथली पढ़ रहे हो, तो ऑलमोस्ट डेली न्यूज़पेपर के लिए 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना आप निकाल सकते हो, प्लीज निकालिए। एक बार न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ के कम से कम आप उसको देख तो सकते ही हैं, तो वो देख लीजिए अगर आप कहीं और से करंट पढ़ रहे हैं और कंप्लीट न्यूज़पेपर भी बेस्ड है तो बेस्ट सबसे बेस्ट है। किसी भी कोचिंग को फॉलो मत कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आईएनडीसी के बारे में। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित संस्थान, इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इनको कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? अब ये इतना ज्यादा न्यूज में रहता है, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कितना भी। यूपीएससी की जनरली हैबिट नहीं है कि यूपीएससी बहुत ज्यादा अंदर जाकर डीप सवाल पूछे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ऊपर से सतही सवाल पूछता है जिसको आराम से इजीली सोल्व किया जा सकता है। अब आईएनडीसी, बस आपको अवेयर होने की जरूरत है कि एक्चुअली न्यूज में चल क्या रहा है। पिछले 1 डेढ़ साल से कोई चीज न्यूज में चल रही है। ये आईएनडीसी की बात लगभग 2012 से चल रही है और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होने वाला था, उससे पहले ही आईएनडीसी घोषित किए गए थे हर देश के द्वारा। ये हर देश के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। हर देश ने अपने कुछ टारगेट फिक्स किए थे कि ये टारगेट पे हमको क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए ये हमारी तरफ से अंशदान होगा। तो इसलिए इसका नाम है अभिष्ट निर्धारित अंशदान राष्ट्रीय। इंटेंडेड, खुद की इंटेंशन से, नेशनली किसी देश की, डिटरमाइंड डिटरमाइन किए जा चुके कंट्रीब्यूशन की, देश क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो। तो ये हर देश के द्वारा आईएनडीसी टारगेट अपने घोषित किए गए थे। भारत ने भी अपने आईएनडीसी टारगेट घोषित किए गए थे। इतनी बड़ी न्यूज थी। इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाई आईएनडीसी, क्या आप आईएनडीसी को जो समाचारों में देखते हो ये किस संदर्भ में। अब इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप इजी से इसमें से ओड वन आउट कर सकते हैं कि ये युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के लिए थे, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना थी। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सिंपल सा आंसर है। अब इसके लिए यूपीएससी की तरफ से कंफ्यूजन करने के लिए आपको 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के हिसाब से बनाने के लिए था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए था, या फिर ये रिफ्यूजीज के लिए था। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर है बी। तो बी अवेयर। आईएनडीसी की बात करें, आईएनडीसी, तो आईएनडीसी ये यूएनएफसीसी से रिलेटेड थे। यूएनएफसीसी, और इनका मेनली काम था क्लाइमेट चेंज को कम कम करना, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कम करना। तो पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट्स थे ये, कि 2020 के बाद पोस्ट 2020 कमिटमेंट थे ये, किसी देश के द्वारा कमिटमेंट्स। ठीक है। और पेरिस कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2015 में होने वाली थी, उससे पहले ये घोषित किए गए थे। इंडिया ने अपनी तरफ से आईएनडीसी जो कमिट किए थे, घोषणा की थी, वो थे कि हम इमिशन की जो इंटेंसिटी है इसको इम्प्रूव करेंगे, इमिशन इंटेंसिटी को, और इसको इम्प्रूव करके 33 से लेके 35% ऑफ जीडीपी करेंगे बाई 2030, 2005 के लेवल पे। दूसरा कहा गया कि जो नॉन फोसिल फ्यूल्स हैं, नॉन फोसिल फ्यूल्स, इनका हम, नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बढ़ाएंगे। और कितना बढ़ाएंगे, 40% करेंगे बाई 2030। साथ ही बात की गई थी फॉरेस्ट कवर की, कि हम फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे कि इतना 2.5 से 2.5 से लेके 3 बिलियन टन, 3 बिलियन टन CO2 को ऑब्जर्व किया जा सके, इतना बढ़ाएंगे 2030 तक। इस तरह से भारत की तरफ से आईएनडीसी टारगेट घोषित किए गए थे। इंडिया टू कट emission intensity, October 15, India announces its INDC pledge to cut emission intensity its GDP by 33-35% by 2013। 15 की न्यूज है ये। इसी तरह से ये न्यूज है अक्टूबर 15 की, हेयर आर इंडिया आईएनडीसी ऑब्जेक्टिव एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। हर पेपर में ये न्यूज थी, हर पेपर में, जहां भी कोई भी मैगजीन, हर पेपर जो भी आप पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, अवेयर रहिए, हेडलाइंस को पढ़िए, उसके नीचे जो सिनॉप्सिस आते हैं उसको देख लीजिए कम से कम। तो इसलिए न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ उदय स्कीम? 4 ऑप्शंस दिए गए। फिर से वही वाली बात आती है, यूपीएससी के द्वारा नहीं पूछा जाता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल, बहुत ज्यादा इजी, केवल बेसिक चीज पूछी जाती है कि आप उस बेसिक चीजों को जानते हो, इतना अवेयर तो एक बना भी ब्यूरोक्रेट को होना चाहिए।
उदय योजना किसके लिए आई थी? उदय योजना आई थी मेनली जो जो डिस्कॉम्स हैं उनके लिए। तो विद्युत वितरण जो कंपनियां हैं उनके वित्तीय काया पलट के और पुनरुत्थान का प्रबंध करना, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो पावर डिस्कॉम्स थे इनके लिए ये उदय योजना आई गई थी। तो इसका सही आंसर है वो है डी, उदय स्कीम। इसका पूरा नाम था उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। और 2015 में ये स्कीम लाई गई थी, जिसमें काम किया था कि फाइनेंशियल टर्न अराउंड करना है। डिस्कॉम्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वित्तीय भार था, और उस वजह से उनके अंदर फाइनेंशियल कह सकते हैं, ऑपरेशनल कह सकते हैं। तो ये ऑपरेशनल जो इम्प्रूवमेंट करना था, उसके लिए भी इसको लाया गया था कि ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। साथ ही डिस्कॉम्स की जो पावर जनरेशन कॉस्ट है, मतलब बिजली को पैदा करने की जो कॉस्ट आती है डिस्कॉम्स की, वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उसके कई काफ़ी सारे कारण थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या ऑपरेशनल मैनेजमेंट को लेके। तो फाइनली ये भी एक टारगेट इसमें रखा गया है कि जो पावर जनरेशन कॉस्ट है, इसको कम किया जाए। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई कि एनर्जी एफिशिएंसी, सीएनसी, और कंजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। ये 3-4 टारगेट रखे गए थे उदय योजना में। तो पहले इसको मैंडेटरी करने का विचार चल रहा था, लेकिन फाइनली फिर इसको ऑप्शनल कर दिया गया सब देशों राज्यों के लिए कि अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइन किया था झारखंड ने, और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऑलमोस्ट अभी 1-2-3 राज्यों को छोड़ के 2-3 राज्यों को छोड़ के लगभग सभी ने इसको ज्वाइन कर लिया है। इसमें किस तरह का प्रावधान रखा जाता है? तो इसमें प्रावधान है, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, उनके द्वारा 75% जो डिस्कॉम्स का डेप्ट है, ये ले लिया जाता है। 75% डेप्ट स्टेट गवर्नमेंट वहन करती है, और इसकी डेडलाइन रखी गई थी सितंबर 15। सितंबर 15 से पहले डिस्कॉम्स का जो भी डेप्ट होगा उसका 75% स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। और 75% भी कैसे वहन करेगी कि 50% 2015-16 में, 15 में स्कीम आई थी, और 25% 2016-17 में। तो बचेगा जो बैलेंस 25% है, ये स्टेट गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स देगी, इश्यू करेगी। ये डिस्कॉम के द्वारा इश्यू किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के साथ, जिनको पब्लिक से डाला जाएगा उन बॉन्ड्स को, और उसमें उससे जो पैसा आएगा उसके द्वारा ये 25% वाला जो डेप्ट है ये डिस्कॉम्स के द्वारा पे किया जाएगा। तो ये फाइनली पूरी स्कीम थी। गवर्नमेंट उदय स्कीम में लाइट अप पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, केवल हेडलाइन भी अगर पढ़ी होती तो इस स्टेटमेंट को, इस केवल इस स्टेटमेंट से आपको ये पता लग जाता कि उदय स्कीम किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। और यही पूछा गया है, ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल नहीं पूछा गया, बहुत सिंपल सवाल है। 4 स्टेटमेंट में से आपको एक स्टेटमेंट छांटना है, तो आपको केवल कुछ नहीं, डिस्कॉम वर्ड देखना था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसमें भी आंसर आ जाता। नो सनराइज जस्ट येट, उदय लेक से स्ट्रॉन्ग असेसिबल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्रिटिकल फॉर इट्स सक्सेस, 15 का ही आर्टिकल है, ये भी 16 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी समाचारों में दिखने वाले आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? आईएफसी मसाला बॉन्ड न्यूज में रहे काफी ज्यादा, इस वजह से पूछा गया। इसमें कहा गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, विश्व बैंक की एक शाखा है। बिल्कुल ठीक है, आईएफसी विश्व बैंक की एक शाखा है। दूसरा कहा गया है ये रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीय स्रोत हैं। मतलब ये फाइनेंसिंग का काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। इसका सही आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। बात करें आईएफसी की, आईएफसी, तो आईएफसी मसाला बॉन्ड जो है, ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है मेनली, और ये कंपनी की तरह यूज किए जाते हैं अपने इन्वेस्टर से पैसे लेने के लिए। और आईएफसी मसाला बॉन्ड के तहत जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, इंडियन कॉर्पोरेट्स, इनके द्वारा पैसे, मनी रेज की गई फॉरेन इन्वेस्टर से, बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स, थ्रू मसाला बॉन्ड्स। पहला जो मसाला बॉन्ड लॉन्च किया गया था, फर्स्ट मसाला बॉन्ड, ये लॉन्च किया गया था 2014 में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मेनली, इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया था 1,000 करोड़ के। और उसके बाद में कंटिन्यूसली मसाला बॉन्ड न्यूज में रहा। रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, और डेप्ट फाइनेंसिंग का काम करते हैं ये दोनों सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, दोनों के लिए। बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की,
तो वर्ल्ड बैंक में 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। एक है आईबीआरडी, एक है आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसी के द्वारा मसाला बॉन्ड निकाला जाता है। ठीक है, एक है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, और ये दोनों को मिला के बोला जाता है जनरली वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी और आईडीए को मिला के। लेकिन पांचों को मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। भारत इनमें से किन किन का सदस्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत इनमें से इन चारों का सदस्य है। भारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स का सदस्य नहीं है। बाकी मीगा का सदस्य, आईएफसी का सदस्य, आईडीए का सदस्य, वर्ल्ड बैंक का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कारण था मसाला बॉन्ड्स द फ्लेवर ऑफ मूवमेंट, ये न्यूज में था नवंबर 15 में। आईएफसी रेजेस 200 करोड़ बाय 15 ईयर मसाला बॉन्ड्स। आईएफसी लॉन्चेज इनोवेटिव मसाला बॉन्ड्स टू मोबिलाइज जापानी सेविंग्स फॉर इंडिया प्राइवेट सेक्टर। तो कंटिन्यूसली न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनके द्वारा किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम लगाया गया था, चालू किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। टैक्स रेट जो होती थी वो फिक्स किस हिसाब से होती थी, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, की क्वालिटी ऑफ लैंड कैसी है उस हिसाब से टैक्स की रेट फिक्स होती थी। अच्छी क्वालिटी की लैंड है तो उस हिसाब से टैक्स ज्यादा हो जाता था। सेकंड है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। जो प्राइवेट ओनर्स थे वर्कशॉप्स के, ये इंडस्ट्री टैक्स देते थे। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है सी एक्चुअली। दोनों ही सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कैसे, हम देख लेते हैं एक बार। विजयनगर एम्पायर को अगर हम देखें तो ये विजयनगर एम्पायर की लोकेशन देख सकते हैं। ये विजयनगर एम्पायर था भारत के दक्षिण वाले हिस्से में। और विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना हुई थी, विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना हुई थी, विजयनगर, तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी 1336 में। 1336 से लेके 1646 तक ये साम्राज्य रहा, लगभग 300 साल के आसपास। और इसकी स्थापना हुई थी हरिहर फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट, बुक्का राय फर्स्ट, ये दोनों भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। 1336 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी संगम डायनेस्टी, संगम राजवंश। और इन्हीं के द्वारा, हरिहर का जो शासन था, इनके द्वारा विजयनगर को कैपिटल बनाया गया था। तो विजयनगर बनी थी कैपिटल इस साम्राज्य की, जो कि विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर इसका कैपिटल का नाम रखा गया, जो कि कहाँ थी, तो अगर आप लोकेशन देखें तो ये विजयनगर देख सकते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर था। ये विजयनगर एम्पायर की लोकेशन थी। और ये विजयनगर देख सकते हैं, विजयनगर, और ये है आपका बहमनी किंगडम। तो बहमनी सल्तनत जो थी, बहमनी किंगडम, इन दोनों कंटिन्यूअसली वॉर चलती थी कृष्णा दोआब क्षेत्र में। तो ये कृष्णा देख सकते हैं, कृष्णा रिवर है। तो कृष्णा दोआब का जो रीजन है, ये इस पूरे रीजन के लिए लड़ाई चलती थी मेनली। यहीं पर विजयनगर एम्पायर की ये कैपिटल है, तुंगभद्रा। जिसको अब जो रूइंस बचे हैं इस कैपिटल के, उसको हम्पी कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसी समय अगर आप देखें तो कई ट्रेवलर विजयनगर एम्पायर में आए, बहुत सारे ट्रेवलर, और उन्होंने जो यहाँ का जो वेल्थ है, यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। विजयनगर एम्पायर जो टैक्सेशन पॉलिसी चलाता था, ये टैक्सेशन पॉलिसी थी काफी ज्यादा ओप्रेसिव, ओप्रेसिव पॉलिसी। क्योंकि इसमें जो मेजर सोर्स था वो था लैंड टैक्स, लैंड टैक्स लिया जाता था। और लैंड टैक्स कई तरह से था, लैंड के हिसाब से डिपेंडेंट डिपेंडेंट था, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लैंड। और क्वालिटी ऑफ लैंड के हिसाब से लैंड टैक्स कितना हो सकता था, तो ये हो सकता था 1/5 से लेके 1/6 तक। और इसके अलावा जो टैक्स लिया जाता था विजयनगर एम्पायर में, वो सबसे लिया जाता था, चाहे वो शॉपकीपर्स हो, या फिर वो फार्म सर्वेंट्स हो, सर्वेंट्स, या फिर वो वर्कर हो, इवन जो शू कीपर्स थे, शू कीपर्स, म्यूजिशियन। इसके अलावा हाउस टैक्स भी लिया जाता था। इसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स, जो चरवाहे थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा कॉमर्शियल टैक्स तो लिया ही जाता था। कॉमर्शियल टैक्स में लिवाइज थी, कुछ ड्यूटीज लगती थी, ऑक्ट्रोई जिसको चुंगी बोला जाता है, कुछ कई जगह फीस थी। इसके अलावा इंडस्ट्री टैक्स भी लिया जाता था। इस तरह से विजयनगर एम्पायर के द्वारा भी टैक्सेशन पॉलिसी अपनाई जाती थी।
तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूजाइज की दर निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। कारखानों के जो निजी स्वामी है, एक औद्योगिक इंडस्ट्री टैक्स देते थे, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विजयनगर एम्पायर में जो डायनेस्टीज आई, तो सबसे पहले जो 1336 में हरिहर बुक्का के समय जो डायनेस्टी आई, उसको कहा जाता था संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी ये आई थी 1336 में हरिहर बुक्का के समय, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1485 में एक डायनेस्टी आती है यहाँ पर, दूसरी डायनेस्टी, जिसका नाम आता है सुलुभ डायनेस्टी, इसी एम्पायर पे। और फाइनली तीसरी डायनेस्टी जो आती है, वो आती है 1503 में, जिसका नाम है तुलुक डायनेस्टी। तुलुक डायनेस्टी। और जो कृष्णदेव राय थे, ये कृष्णदेव राय, ये इसी तुलुक डायनेस्टी से आते थे। 1509 में ये विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पे बैठे थे। और उसके बाद जो डायनेस्टी आती है, वो आती है अराविडु डायनेस्टी। ये डायनेस्टी आती है 1565 में। और इसके बाद धीरे धीरे करते हुए लगभग 1640 और 1646 तक विजयनगर एम्पायर रुइन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से चार डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर शासन किया: संगम, सुलुभ, तुलुक और अराविडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? Which are one of the following books of ancient India has the love story of the son of founder of Sung dynasty? तो केवल किताबों का नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, यूपीएससी उससे भी अंदर जाता है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शन इसके अलावा नहीं है, क्योंकि इनमें गलत होने के बाद नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे में अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर बात करें, इसका जो सही आंसर है वो है मालविकाग्निमित्रम, सही बताऊं तो। क्योंकि मालविकाग्निमित्रम कालिदास की संस्कृत प्ले है, नाटक है कालिदास का। कालिदास की अगर हम बात करें, तो कालिदास रहे थे 4th 5th सेंचुरी में के आसपास। ठीक है, 5th सेंचुरी के आसपास ये मालविकाग्निमित्रम लिखा गया था। इसके ऊपर था, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग डायनेस्टी के, उनके बेटे, जिनका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे ये। और इनके साथ ये मालविका, मालविका, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था मालविकाग्निमित्रम। ये एक लव अफेयर था। तो ये नाटक कालिदास के द्वारा लिखा हुआ और बहुत फेमस नाटक था। इसी के अलावा बात करें मेघदूत की, तो मेघदूत भी कालिदास ने ही लिखा था। और ये एक लिरिक पोयम थी एक तरह की, जिसमें जो यक्ष है, ये मेघदूत के अंदर बताया गया था एक यक्ष को, कि एक यक्ष है जिसको कहीं दूसरे देश में भेज दिया जाता है, और यक्ष के द्वारा, बादलों के द्वारा, क्लाउड के द्वारा मैसेज भेजा जाता है अपनी वाइफ के लिए। ठीक है। तो ये था मेघदूत की पूरी स्टोरी, जो कालिदास ने लिखा था। मेघ को दूत बना के उसके द्वारा एक मैसेज भेजा जाता है अपनी वाइफ के लिए, यक्ष के द्वारा। और इसी से अगर आप देखें, तो इस पेंटिंग को देखें, जिसमें एक राजा ये क्लाउड्स को देख रहा है रात में, तो ये पहाड़ी पेंटिंग है एक्चुअली। और ये इंस्पायर्ड है मेघदूत से। इसके अलावा कालिदास ने जो और रचनाएं रखी, जैसे एक रघुवंशम, रघुवंशम जो रचना थी कालिदास की, इसमें मेनली क्या था, रघुवंश, रघुवंश कहा जाता था भगवान जो श्री राम थे, इनके, इनका जो वंश था ये रघुवंश कहलाता था। और रघुवंश में मेनली वंशावली दी गई है, सम्राट दिलीप से लेके दिलीप, भागीरथ, दशरथ और फिर राम तक, इस तरह से पूरी वंशावली दी गई है रघुवंश की। तो ये रघुवंश कालिदास का उससे संबंधित था। इसी के अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का एक बहुत फेमस नाटक था, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें बात की गई थी शकुंतला की। शकुंतला और दुष्यंत, शकुंतला और दुष्यंत, इन दोनों की कहानी है। और इन दोनों का जो बेटा होता है, इसका नाम होता है भरत, जिसके नाम पे माना जाता है कि देश का नाम भारत पड़ा, जो कि उसके बारे में ये अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। और उसी की तरह कालिदास का एक और बहुत अच्छा नाटक है कुमार संभव। और कुमार संभव जो नाटक है, कुमार संभव अगर आप देखें, तो ये किसके ऊपर है, कुमार संभव। संभव होता है कुछ होना, कुमार बोला गया है कार्तिकेय को। तो शिव और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके जन्म से रिलेटेड ये नाटक कालिदास ने लिखा था, कुमार संभव। इसी तरह से एक नाटक और कालिदास ने लिखा था, उसका नाम था विक्रमो वर्षियम। विक्रमो वर्षियम, जिसमें लव स्टोरी थी किसकी, एक राजा थे पुरूरवा और उर्वशी। विक्रमो उर्वशियम, विक्रमो वर्षियम। तो एक राजा थे पुरूरवा और एक उर्वशी, इन दोनों की लव स्टोरी थी, जिसको कालिदास ने विक्रमो वर्षियम के रूप में लिखा। इसी तरह से जो ऑप्शन में हमको दिया गया है, ऑप्शन में मालविका निर्मित हमने देख लिया, मेघदूत हमने देख लिया।
बात करें स्वप्न वासव दत्तम की। स्वप्न वासव दत्तम जो है, ये लिखा गया था भास के द्वारा। और भास जो हुए थे, ये हुए थे कालिदास से भी काफी पहले। भास की अगर हम बात करें तो ये लगभग, इनके बारे में माना जाता है कि ये थर्ड सेंचुरी बीसी के आसपास रहे थे, थर्ड सेंचुरी बीसी से और फर्स्ट सेंचुरी तक माना जाता है कि इस बीच में कभी हुए थे, लगभग थर्ड सेंचुरी तक इनको माना जाता है। 13-14 के आसपास 13 प्ले इन्होंने लिखे हैं लगभग लगभग, जो कि बहुत बाद में जाके रिकवर हो पाए थे, तक फिलहाल पता नहीं था। भास के बारे में पता लगने का एक कारण ये है कि कालिदास भी एक जगह पे इनकी बढ़ाई करते हैं भास की, कि जो भास ने लिखा है उसको पढ़ने के बाद लोग कालिदास को क्यों ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से भास को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं। तो भास का जब वर्णन आता है तो इनके द्वारा एक नाटक ये लिखा गया था जिसका नाम है प्रतिज्ञा योगांधरायण। प्रतिज्ञा योगांधरायण। और ये जो नाटक था इसका सीक्वल था स्वप्न वासवदत्तम, जो कि हम आजकल मूवीज में देखते हैं, पार्ट वन पार्ट टू। तो ये केजीएफ पार्ट वन था एक्चुअली, प्रतिज्ञा योगाध्यायन। और उसका सेकंड पार्ट था ये स्वप्न वासवदत्तम, जो लिखा गया था भास के द्वारा। और इसमें एक्चुअली क्या था, एक राजा है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये लव स्टोरी है एक्चुअली किसकी, एक उदयन करके राजा है कौशाम्बी के। तो ये कौशाम्बी आप देख सकते हैं, ये कौशाम्बी वत्स के अंदर आता है, सो महाजन के पद, महाजन पद समय की स्टोरी है। ये वत्स महाजन पद है जिसकी राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी के राजा हैं उदयन। ठीक है। और इनकी शादी हो जाती है पद्मावती से, जो कि रूलर कहाँ की है। इनकी शादी होती है, ये अवंती देख रहे हैं आप। वत्स के राजा थे उदयन, इनकी शादी होती है अवंती की, अवंती जो रूलर थे उनकी बेटी से, जिनका नाम था बसव दत्ता। बसव दत्ता। उसके बारे में ये स्टोरी थी प्रतिज्ञा योगाधारण। इस दोनों में, इन दोनों की शादी होने के बाद उदयन काफी ज्यादा लेजी हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते। और इस तरह से धीरे धीरे उनका पूरा राज छिन जाता है और आसपास के जो महाजनपद थे, जो राजा थे, उन पर अटैक कर देते हैं और कंप्लीट उनका राज्य छिन जाता है। तो इनके जो मंत्री थे जिनका नाम था योगाधरायण, इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा योगाधरायण इसलिए नाम था इसका। और इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, इनकी प्रतिज्ञा ये थी कि उदयन को उनका राज्य वापस दिलवाया जाए। और इसी तरह से एक पूरा प्लॉट रचते हैं जिसमें बसवदत्ता को ये कैद कर लेते हैं, एक जगह पे छुपा देते हैं। और उदयन को ये बताते हैं कि उसकी जान जा चुकी है, वो मर चुकी है। और उसके बाद उदयन की शादी करवाते हैं किससे, मगध के राजा की लड़की से। और उसका कारण ये था कि मगध उस समय काफी शक्तिशाली महाजनपद था। तो ऐसे में मगध के साथ आने से वत्स जो जनपद है वो अपनी पूरी जो खोई हुई जमीन है, खोई हुआ जो साम्राज्य है, उसको वापस प्राप्त करने में प्राप्त करता है। और इसी का सीक्वल बनता है स्वप्न वासव दत्तम, जिसमें जो उदयन है उनकी शादी इस दूसरी रानी से हो चुकी है, पद्मावती से, जो कि मगध रूलर की लड़की हैं। और ऐसे में जो स्वप्न वासव दत्ता थी, इनका एक स्वप्न आता है इनको, और इनको लगता है वो स्वप्न एक्चुअली वो ओरिजिनली में उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मरी नहीं है इस तरह से। तो ये पूरा एक प्लॉट था जिसमें भास ने लिखा गया था, और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी उस टाइम लिखी गई थी। तो इस तरह से हमने सब देख लिया, स्वप्न वासुदेव था, मालविका बिगनत था, मेघदूत और रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब देखने को मिलते हैं। अब इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। डब्ल्यूटीओ, ना ही सार्क होगा, ना ही यूएनएफसीसी, ना ही एफटी पर भारतीय बाजार। डब्ल्यूटीओ के मामले में तीनों ही दिखने को मिलती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एक ट्रैफिक लाइट की तरह होती है, ग्रीन लाइट में जनरली हमको चलना होता है। तो ये सब्सिडी जो होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये ट्रेड, इनको माना जाता है कि ये ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है। और मिनिमल माना जाता है कि काफी कम दी जाती है, और गवर्नमेंट फंडेड होती है मेनली। सब्सिडीज दे डू नॉट डिस्टोर्ट ट्रेड और कॉज मिनिमल डिस्ट्रप्शन, नो लिमिट। दूसरी सब्सिडीज होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये होती है ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज, जिसमें लिमिटेड किया जाता है कि 5% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, 10% फॉर डेवलपिंग कंट्री। ये 5% दी जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, लिमिटेड है, फिक्स है ये, लेकिन 10% कर दी गई है किन के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है। और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के रूप में दी जाती है मेनली ये। उसके अलावा आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। अब ब्लू बॉक्स में किसको रखा जाता है, एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट के रूप में, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर से निकल के आती है सब्सिडीज। और इनका माना जाता है कि डिस्ट्रप्शन कम करती हैं। सब ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज अलाउड बट मस्ट बी डिजाइन टू मिनिमाइज ट्रेड डिस्टोर्शन, ताकि ये ट्रेड में किसी तरह का डिस्टोर्शन ना करे। तो ये तीनों सब्सिडीज वर्ल्ड बैंक के द्वारा डब्ल्यूटीओ
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड बैंक, सॉरी WTO के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। गवर्नमेंट वर्क टू फाइन ट्यून फार्म सब्सिडी एज पर WTO। इंडिया सक्सेसफुली नेगोशिएटेड ओपन एंडेड पीस क्लोज एट द WTO जनरल काउंसिल। और आप देखें तो ये पीस क्लोज पे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर 2015 में। सिंपल सा, ये पीस क्लोज वर्ड और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्ड ये किससे रिलेटेड है? WTO से। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। 2016 में दोबारा से पूछ लिया कि सब्सिडी किससे रिलेटेड है। टू सब्सिडाइज और नॉट ओनली नीड टू नो अबाउट फूड सिक्योरिटी, November 15। कंटिन्यूसली न्यूज में इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी कभी भी कोई एक चीज जो पॉपअप हो गई है उससे क्वेश्चन नहीं पूछता। जो एक पूरी प्रोसेस चल रही है साल, 1.5 साल, 2 साल से, उसमें से कहीं एक क्वेश्चन निकल के आता है, हमें लगता है पॉपअप कहीं से पूछ लिया यूपीएससी ने। अब ढंग से अगर बारीकी से देखें तो उस समय ये सब्सिडीज को लेके भारत सरकार की WTO से काफी समय से नेगोशिएशन चल रहा था। और ये नेगोशिएशन एक दिन में नहीं होते, ये सालों महीनों तक चलते हैं। तो उसी पूरी प्रोसेस से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस प्रोसेस पे ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वो है न्यूज़पेपर ओनली। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर भी है। विदेशी सरकारों से ऋण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान ऋण और अग्रिम। मतलब कैपिटल बजट जो है सरकार का, उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? एक्सपेंडिचर को, जो कि होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी, या लोन रिसीव किए गए हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट से, या लोन एंड एडवांस जो दिए गए हैं स्टेट यूनिट टेरिटरीज को। ठीक है। अब आप इसका ध्यान से देखिए, तो कैपिटल बजट की अगर हम बात करें तो कैपिटल बजट में क्या होता है? कैपिटल बजट होता है एक अकाउंट जिसमें देखी जाती है एसेट्स। एसेट्स मतलब आपके पास लाइबिलिटीज, कौन सी पूंजी है और क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी, क्या देनदारी है। तो इसी में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रूप में दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या खर्चे हुए, और एक कैपिटल रिसिप्ट, क्या प्राप्ति हुई सरकार को। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसको रखा जाता है? कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर में रखा जाता है लैंड को। कि ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे खर्च तो हो रहा है लेकिन कैपिटल जनरेट हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। तो लैंड हो गया, लैंड में इन्वेस्ट करना, बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, मशीनरी हो गई, इसी तरह से हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इसी तरह से लोन का रिपेमेंट होना, लोन रिपेमेंट। अब लोन रिपेमेंट से एक्चुअली अगर हम देखें तो लोन रिपेमेंट से कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी थी सरकार की लोन पे करने की, तो लोन रिपेमेंट कर दिया तो ये कम हो गई। तो लोन रिपेमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसी तरह से जो सरकार ने लोन दिए हैं, लोन टू स्टेट्स, अब स्टेट्स को या यूटीज को जो लोन दिए जाते हैं ये सरकार की एसेट बन जाते हैं क्योंकि इन पे इंटरेस्ट आता है सरकार को। ठीक है। तो ये एसेट बन जाते हैं, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को जो अनुदान दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है, ये भी आता है। इसी तरह से बात करें सड़कों, मशीनरी, इमारतों, मशीनरी आदि पे जो अधिग्रहण भी होता है, ये भी आता है। इसी तरह से बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है कि सरकार जो लोन लेती है, फॉरेन लोन जो सरकार लेती है बाहर से। इसी तरह से सरकार जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, विनिवेश, जिसमें सरकार अपने शेयरों को, अपने हिस्से को डिसइन्वेस्ट कर देती है। इसी तरह से जो सरकार से रिकवरी होती है सरकार को जो लोन की, ये जो सरकार को लोन लोन दिया जाता है स्टेट और यूटीज को, ये लोन जब रिकवर होता है सरकार के द्वारा तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट में रखा जाता है, और ये पूरे मिलके बनते हैं कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट में क्या आएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों ही। इसका जो आंसर है 1, 2 एंड 3, विदेश सरकार से प्राप्त ऋण, ये भी आता है, ये आता है कैपिटल रिसिप्ट में। ये आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। राज्य संघ राज्य क्षेत्र का अनुदान के ये आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इस तरह से तीनों ही आएंगे कैपिटल बजट में। Marshalling resources to stay on track. Union budget 16-17 government to spend 2.18 trillion rupees on roads, railways. बजट में ड्रॉ प्लान नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये काफी न्यूज में था कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार के द्वारा ये प्लानिंग की गई थी उस समय 2015 में कि हम प्लान और नॉन प्लान क्लासिफिकेशन जो है बजट का उसको खत्म कर देंगे, और फाइनली कर भी दिया गया। हम्म। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई थी, कैपिटल बजट पे ही ज्यादा फोकस रखेंगे। इफ द अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड ब्रॉडली अंडर रेवेन्यू एंड कैपिटल, आई थिंक दिस इज वेयर द फोकस इज। ये यूनियन फाइनेंस में के सेक्रेटरी थे रतन पी बत्तल, उनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, इसके क्या महत्व है? तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा
जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बनाया गया है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके क्या महत्व हैं? 3 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है, इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों समर्थकों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, इट हैज ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटरेट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन्स। ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज कभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं की जाती है, अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ें। इट हैज ए स्पेशल पर्टिकुलर फोकस, फोकस तक ठीक है कि ये स्पेशल फोकस रखता है इन रीजन पे, साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन पे। साउथ एशिया में तो जनरली नहीं है, नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन अगर आप देखें तो साहेल रीजन जो आता है जहाँ पर डिजर्टिफिकेशन काफी ज्यादा है, तो हो सकता है इसके लिए स्पेशल फोकस रखा जाए। लेकिन इट सेक्रेटरेट फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन। इस तरह की लैंग्वेज कभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कन्वेंशन की नहीं होती। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए ऊर्ध्वगामी बॉटम अप अप्रोच, ये बॉटम अप अप्रोच होती है कि नीचे वाले लोगों को जोड़ते हुए हमें ऊपर तक चलना है, कंप्लीट काम करना है, इसके लिए प्रतिबद्ध करता है। इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, बिल्कुल ठीक है। लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन जरूरी है, तभी जाके इसको रोका जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है 1 एंड 3 सी। बात करें यूएनसीसीडी की, यूएनसीसीडी ये आया था 1994 में, और इससे पहले समिट हुआ था रियो समिट, रियो जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, जो कि 1992 में ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और 1994 में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनसीसी लाया जाता है। ये सोल लीगली बाइंडिंग ट्रिटी है, लीगली बाइंडिंग, जो लिंक करती है किसको, इन्वायरमेंट को, और लिंक करती है डेवलपमेंट को। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लिंक करती है सब किसके साथ, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, कि संधारणीय रूप से जो भूमि है इसका मैनेजमेंट किया जा सके, नियमन किया जा सके। और किस अप्रोच पे काम करती है, ये काम करती है बॉटम अप अप्रोच पे, बॉटम अप अप्रोच पे, जिसमें लोकल जो पीपल है, लोकल्स हैं, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, इनका भागीदारी बढ़ानी है। और क्या काम करना है इसका, इसका काम है डिजर्टिफिकेशन को रोकना, मेनली जो मरुस्थलीकरण है, डिजर्टिफिकेशन है, इसको कम करना, इसको रोकना। और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जमीन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इसको कम करना। 5 जगह इम्प्लीमेंट की जाती है, कौन-कौन सी जगह पे? मेन है अफ्रीका, सबसे पहले अफ्रीका, एशिया, तीसरा है लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन वाला कैरिबियन आइलैंड वाले देश, फिर है सेंट्रल एंड साउथ यूरोप, ठीक है? और इसी तरह से एक है नॉर्थ मेडिटेरियन। ये 5 एरियाज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट की जाती है यूएनसीसीडी के द्वारा। और जो प्रायोरिटी दी जाती है, फोकस एरिया है, वो है अफ्रीका। इसमें फोकस एरिया अफ्रीका है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो सेक्रेटरीट के द्वारा मेजर पोर्शन जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो इस रीजन पे खर्च की जाएंगे, तो इसलिए सेकंड गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है? ठीक है, इसका वैसे तो आंसर है रेनमिनबी, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इन दोनों क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन था यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, आईएमएफएफसी, इसके संदर्भ में कुछ विचार दिए गए थे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ देखते हैं। पहले इसके पहले हम एक बार आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। आईएमएफ के बारे में अगर हम देखें तो आपको पता होगा आईएमएफ एक फंड है मेनली, और ये किससे आता है, ये आता है कहाँ पर, ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स में ये कॉन्फ्रेंस होती है। अगर आप यूएसए की लोकेशन देखें तो ये यूएसए का, अगर आप मैप देखें यूएसए का मैप, तो ये वॉशिंगटन डीसी यहीं पर है, न्यूयॉर्क, और यहीं से ऊपर थोड़ा सा पास में मिलता है ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में। यहाँ पर इस जगह पे ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, और ये कॉन्फ्रेंस कब होती है, ये कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई 1944 में। कितने देशों की कॉन्फ्रेंस थी, 44 देशों की कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, 1990 1944 में 44 देशों की कॉन्फ्रेंस होती है ब्रेटन वुड्स यूएसए में। ठीक है, न्यू हैम्पशायर में। और इसी कॉन्फ्रेंस से निकल के ये कॉन्फ्रेंस और की क्यों गई थी, क्योंकि 1930 में, 1930 के आसपास, 1930 के दशक में
पूरी दुनिया को मंदी का सामना करना पड़ा और इस मंदी की वजह से अपने फाइनेंशियल सिस्टम को चेक करने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी कि क्या एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और इसी के लिए 44 में ये कॉन्फ्रेंस होती है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की जाती है और इसी कॉन्फ्रेंस से निकल के 2 चीज़ सामने आती हैं, एक है वर्ल्ड बैंक, एक कहते हैं आईएमएफ। ये 2 चीज़ निकल के इसी कॉन्फ्रेंस से सामने आती है। आईएमएफ मेंबर के लिए आईबीआरडी जो कि पहले से प्रसिद्ध था, तो आईबीआरडी की मेंबर को एलिजिबिलिटी कर दी जाती है कि आईएमएफ मेंबर बन सकते हैं, ये आईबीआरडी का मेंबर होना जरूरी है। और जो नॉन यूएन मेंबर थे उनको भी आईएमएफ मेंबर बनने के लिए इजाजत दे दी जाती है। और इसी समय ये 1944 के समय ही दो चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। एक है जो कन्वर्टिबल करेंसी है, कन्वर्टिबल करेंसीज, तो इनको कन्वर्ट किस सेंस पे किया जाएगा, तो पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, उस गोल्ड स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगी। और गोल्ड किससे रिप्लेस हो गया, गोल्ड की जगह कौन आ गया, गोल्ड की जगह आ गया डॉलर, जो कि उस समय काफी ज्यादा डिमांड में था। और इसी को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम। और ये रिजीम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला कब से चलता है, 1971 तक। उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। अब आईएमएफ की स्थापना हो जाती है। आईएमएफ का काम क्या है, मेनली आईएमएफ का काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, इससे देशों को मदद करना, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हो, पॉलिसी चेंजेस करने हो, उसमें मदद करना देशों को। ट्रेड किसी तरह से बढ़े, लोगों को जो देश का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो सही रहे, उसके लिए देशों को मदद करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ये आईएमएफ का काम है। अब कितने देश हैं आईएमएफ में, 190 के आसपास देश हैं। और ये सारे देश दो दो गवर्नर भेजते हैं। एक वहाँ के जो केंद्रीय बैंक है उसका मेंबर हो सकते हैं और एक वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दो गवर्नर हर कोई देश भेजता है, दो दो गवर्नर। ठीक है। एक जिसमें से एक को बोला जाता है गवर्नर और एक को बोला जाता है एडिशनल गवर्नर या एसोसिएट गवर्नर। ठीक है। और ये जो दो दो गवर्नर भेजे जाते हैं, इन सबसे मिला के बनता है क्या पर, बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, इनको एडवाइस देने का काम करती हैं दो कमेटी। एक कमेटी का नाम है आईएमएफसी और एक कमेटी का नाम है डेवलपमेंट कमेटी। ये दो कमेटी हैं जो आई एडवाइस करने का काम करती हैं। और आईएमएफसी जो होती है, इसमें मेंबर्स होते हैं 24 और इसमें मेंबर होते हैं डेवलपमेंट कमेटी में 25। और इसमें मेंबर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों के होते हैं। इसका काम होता है आईएमएफसी का, आईएमएफ का मैनेजमेंट करना, साथ ही ग्लोबल जो इकोनॉमी की कंसर्न है, दुनिया की इकोनॉमी में क्या कंसर्न है, उनसे अवेलेबल करवाना, उनसे मुहैया कराना, बोर्ड ऑफ गवर्नर को बताना। साथ ही इनका काम होता है डेवलपमेंट कमेटी का कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या चीज हो सकती है। और इसी तरह से ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है, बात करें बोर्ड ऑफ गवर्नर की, तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर ही फाइनली एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है उसको चूज करता है, उसको इलेक्ट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का ही काम होता है कि वो कोटा का निर्धारण करे। किसी किसी देश का कोटा क्या होगा, उसको कितना बढ़ाया जा सकता है, कब किया जा सकता है, जो एसडीआर का लोकेशन होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो इनका कैसे होगा, कौन न्यू न्यू मेंबर कौन आएगा, कोई नया सदस्य जुड़ना चाहता है आईएमएफ से, कोई मेंबर विड्रॉल करना चाहता है आईएमएफ से, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर देखता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर कोटा सब्सक्रिप्शन करता है। और कोटा सब्सक्रिप्शन किस हिसाब से होता है, ये होता है कोटा फॉर्मूला के हिसाब से। कोटा का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है आईएमएफ के द्वारा। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, किसी देश का कोटा निर्धारित होता है चार चीजों से। पहला है कि उनका वेटेड एवरेज जीडीपी कितना है, और इसको जो दिया गया है वो है 50% वेटेज दिया गया है यहाँ पर। साथ ही उस कंट्री की ओपननेस कितनी है, इसको वेटेज दिया गया है 30%। तीसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक वेरिएबिलिटी, कितना वेरिएबिलिटी है आर्थिक रूप से, इसको दिया गया है 15% वेटेज। और साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व कितना है उस देश का, इसको वेटेज दिया गया है 5%। आईएमएफ के कोटा निर्धारण में इंटरनेशनल रिजर्व का इतना वेटेज नहीं है, सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी वेटेड एवरेज जीडीपी कितनी है। और इसमें भी दो चीजें देखी जाती है कि मार्केट एक्सचेंज रेट पे या पीपीपी एक्सचेंज रेट पे है, जिसका 60-40 रेशियो होता है, ये कोटा का फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले के तहत कोटा निर्धारित किया जाता है हर देश का। तो और कोटा का मतलब होता है, आईएमएफ में जितना कोटा है आपका,
इसका सीधा सा मतलब है कि समानुपाती है किससे, वोटिंग राइट से, जितना बड़ा कोटा उतना ज्यादा वोटिंग राइट्स आपका। एसडीआर जिसको बोला जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये कोई करेंसी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, ये आईएमएफ की एक यूनिट है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट इस तरह के आ जाता है ये क्लेम है किसी देश का, तो ये कोई क्लेम नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, ये केवल आईएमएफ की एक यूनिट है। ठीक है, और ये शुरू किया गया था 1969 में। और इस एसडीआर को घोषित किया जाता है एक बास्केट के रूप में। एक के उन बास्केट में है 5 करेंसी। कौन कौन सी? एक है डॉलर, एक है यूरो, उसके बाद है पाउंड, उसके बाद है येन चाइना की, और फिर चाइना की, वो सॉरी जापान की, और रेनमिनबी। रेनमिनबी, ये चाइना। और ये रेनमिनबी चाइना की जो करेंसी है, इसको डाला गया था 2016 में ही, इसको एक्सेप्ट किया गया था आईएमएफ के बास्केट के रूप में। ठीक है, और ये मार्केट एक्सचेंजेस पे वैल्यू, डॉलर की वैल्यू के सामने इसको चेक किया जाता है, इन पांचों करेंसीज की वैल्यूज को, और उसके हिसाब से फिर एसडीआर वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, अब ये चाइना की रेनमिनबी को इसमें सेलेक्ट किया गया, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली रिव्यू होता रहता है, तो हाँ, कैलकुलेटेड किया जाता है, इस एसडीआर को डेली कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यूएशन निकाली जाती है हर 5 साल में, इसकी बास्केट की रिव्यू किया जाता है हर 5 साल में, जिसको जनरल रिव्यू ऑफ कोटा बोलते हैं, जीआरक्यू। ठीक है, और जिस जीआरक्यू में रिव्यू करने के बाद हर 5 साल में ये होता है, हर 5 साल में ये जीआरक्यू किया जाता है, और इसके बाद लगभग 5 साल के अंदर रिव्यू किया जाता है हर कोटे का, उसी हिसाब से कोटे को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। भारत की अगर बात करें, भारत के संदर्भ में, भारत का जो कोटा है, जो कि पहले 2.44% था, 14 जीआरक्यू में उसको बढ़ा दिया गया। जो 14th जीआरक्यू हुआ था, उसमें उसको बढ़ाया गया, भारत के कोटे को, चाइना के कोटे को भी बढ़ाया गया, चाइना का कोटा 6.4% कर दिया गया। भारत की बात करें, ये है चाइना का 6। भारत का जो कोटा था, जो कि 2.44% था, उसको बढ़ा के कर दिया गया 2.76%। ठीक है, और ये हम भारत का कोटा हो गया 8th लार्जेस्ट। साथ ही बात करें, अभी जो इंफॉर्मेशन है उसका सबसे बड़ा जो कोटा है वो है यूएसए का। कितना? 17.43%। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आईएमएफ के आईएसडीआर बास्केट में किसको मुद्रा को जोड़ा गया है, तो हमने देखा 2016 में जोड़ा गया है रेनमिनबी को, जो कि चाइना की करेंसी है। सेकंड क्वेश्चन था, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी आईएमएफसी, जो कि हमने देखा काम करती है आईएमएफ को एडवाइस करने का, विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है, बिल्कुल ठीक है। डिस्कस मैटर ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। एंड द एडवाइज द आईएमएफ ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क, आईएमएफ को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, आईएमएफसी की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, वर्ल्ड बैंक जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करता है इसमें ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के रूप में, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। इसलिए हमने सारी चीजें पहले देखी ताकि हम क्वेश्चन को देख सकें। क्वेश्चन क्यों पूछा गया था आईएमएफ के बारे में, न्यूज में था आईएमएफ काफी ज्यादा, क्योंकि 2015 में, अब ये देखिए आप, युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाना है। करेंसी बनाया कब गया? 2016 में, तभी पढ़ेंगे, ये मिल के आएगा, ये न्यूज है 15 की। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के एक दिन कोई गवर्नर उठते हैं और बोलते हैं आज युआन को करेंसी बनाने का मन कर रहा है, नहीं। ये प्रोसेस शुरू हो गया था 2012 में इवन, और भी उससे पहले 2011 में। ठीक है, और ये कंटिन्यू चल रहा था। कोई भी देश जो चाहता है कि आईएमएफ में उसकी करेंसी को स्थान दिया जाए, तो ये कोई एक दिन का काम है नहीं, और ये कंटिन्यूसली न्यूज में था। 2015 में डिसाइड हो गया था कि आईएमएफ ने युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में घोषित कर दिया था। 2016 में स्पेसिफिक रूप से, चाहे वो डेट शायद 1 अक्टूबर की दी गई थी या 1 अप्रैल की दी गई थी, ऑलमोस्ट, आई एम नॉट श्योर। तो इस वजह से 2016 माना जाता है, लेकिन 2015 में ही न्यूज में था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। इसी हिसाब से अभी के लिए अगर आप 2022 का देखें, तो ये 2022 की न्यूज है। फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन, एन सीतारामन, इन्होंने स्ट्रेस किया टाइमली कंप्लीशन ऑफ 16 कोटा रिव्यू, क्योंकि आईएमएफ का जो जीआरक्यू हमने पढ़ा था, ग्लोबल रिव्यू ऑफ कोटा। ठीक है, तो 14 जीआरक्यू जो हुआ था, इसमें हमारी जो कोटा था उसको बढ़ाया गया था। अभी जो जीआरक्यू होने वाला है, 16th जीआरक्यू होने वाला है, ग्लोबल रिव्यू ऑफ कोटा। और ये कब होने वाला है? ये होने वाला है दिसंबर 2023 में, जिसमें दोबारा से कोटा का रिव्यू होगा, जो आईएमएफ कोटा है उसका। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज और आप याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड, आईएमएफ के द्वारा जो कुछ मैकेनिज्म है, इन पे भी कंटिन्यू क्वेश्चन बनता है। अब जैसे आप देखें, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आरएफआई, इस पे क्वेश्चन बना था, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किससे संबंधित है, ये 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये लैंडिंग के लिए यूज किया जाता है, लैंडिंग के लिए।
ठीक है, उधारी देने के लिए। और ये एक तरह का इमरजेंसी इमरजेंसी असिस्टेंस होता है। असिस्टेंस, ठीक है। मेनली कब दिया जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय। इसको दोबारा से हम डिस्कशन करेंगे जब 2022 का पेपर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक राष्ट्रीय मुहिम, राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। रिहेबिलिट द होमलेस एंड डिस्टिट्यूट पर्सन, निराश्रित लोगों के पुनर्वासन के लिए। दूसरा है रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड, यौन कर्मियों को उनके पैसे से मुक्त करा के उनको जीविकोपार्जन के लिए कुछ स्रोत दिए जाए। तीसरा है मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने से रिलेटेड। और फोर्थ है बंधुआ मजदूर, जो बॉन्डेड लेबरर्स की बात की गई है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासन के लिए। अब आप देखिए जो इसकी बात की जाती है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये अभियान आया था 2001 में। ऐसा कहाँ न्यूज में था ये कि 2001 के अभियान पे क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। ये एक एनजीओ है एक्चुअली, कोई स्कीम नहीं है राष्ट्रीय, ना कोई अभियान है कि सरकार का, ये एक एनजीओ है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, ये इसके साथ मिलकर काम करता है। तो इसीलिए ये न्यूज में था। ये न्यूज में क्यों है? मैनुअल स्केवेंजिंग, जो हाथ से मेला ढोने की प्रथा है, जो कि हमारे देश में बहुत सालों से है। 1993 से इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में। लेकिन आपको आज भी गाँव में या कंट्री साइड में आपको दिख जाएगा मैनुअल स्केवेंजिंग करते हुए, हाथ से मेला ढोने की प्रथा आज भी उतनी चलती है। हमारे देश में एक जाति को पर्टिकुलर इसी काम के लिए लगाया हुआ है। और ये काफी अमानवीय भी है अपने हाथ में। कई लोगों की डेथ हो जाती है इसमें, सेप्टिक टैंक टैंक में जो गैसेज होती हैं उसकी वजह से, क्योंकि उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते इस तरह से। तो ऐसे में 1993 से इसको बैन किया गया है। लेकिन माना जाता है लगभग 1000 डेथ होती है हर साल मैनुअल स्केवेंजिंग की वजह से आज भी। और ये डेथ केसेस कंटिन्यूसली दिखते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैनुअल स्केवेंजिंग को बैन करते हुए एक एक्ट बनाया गया था 1993 में, मैनुअल स्केवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट 1993, प्रोहिबिशन एक्ट। और इसी एक्ट को फिर दोबारा से 2013 में सरकार के द्वारा से इसको अमेंड किया गया, और अमेंड करके इसका नाम रख दिया गया मैनुअल स्केवेंजिंग प्रोहिबिशन एंड रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन एक्ट। मतलब अब इसमें प्रोहिबिशन के साथ बात की गई उनके रिहेब करने की भी, उनको कहीं जाके बसाने की भी, रिहेब करने की भी। और इसी को लेके जब ये रिहेब नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 मार्च में एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक ऑर्डर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट लोग मरे हैं 1993 के बाद से, जब से ये एक्ट बना है, क्योंकि एक्ट बनने के बाद सरकार ने इसको बैन कर दिया, और बैन करने के बाद भी अगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है और डेथ हो रही है ऑलमोस्ट हर साल, तो 1993 के बाद जितनी भी डेथ हुई है, इन सब लोगों को 10 लाख रुपए ईच, 10 लाख रुपए ईच को कंपनसेशन देना पड़ेगा सरकार को। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। अब देखिए आप 2001 में ये आता है, 1993 में ये होता है, 2013 में दोबारा से अमेंडमेंट होता है, 14 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, और 16 में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये है यूपीएससी की प्रोसेस कि कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस जो शुरू हुई है उसके क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। मैनुअल स्केवेंजिंग हेल्थ रिस्क, ये सितंबर 15 की न्यूज है। फाइटिंग फॉर डिग्निटी, ये न्यूज है। एपेक्स कोर्ट से 10 लाख टू डेड सीवर वर्कर फैमिलीज, ये 14 की न्यूज है। मैनुअल स्केवेंजिंग स्टिल ए रियलिटी, ये जुलाई 15 की न्यूज है। तो इसलिए कंटिन्यूसली न्यूज में था, इसी वजह से पूछा गया। तो यूपीएससी एक प्रोसेस के तहत कोई चीज कहीं से शुरू हो रही है, उस पूरी प्रोसेस को वो 3 साल 4 साल, हमें लगता है कोई क्वेश्चन कहीं से करंट से उठाया। हाँ, कुछ क्वेश्चन करंट के होते हैं जो बिल्कुल बेसिक करंट के हैं, जो शायद उसी साल घटित हुए हैं, जिन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जनरली यूपीएससी की आदत होती है कि एक पूरी प्रोसेस है और उसको आपने फॉलो किया नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कुछ कथनों में विचार कीजिए। मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। दो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। सिद्धा जो सित्तर्स ऑफ तमिल रीजन, ये मोनोएथिस्ट थे, कंडेम्ड आइडोलेट्री। दूसरा है कन्नड़ क्षेत्र के जो लिंगायत थे, ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चिन्ह लगाते थे, उसको नहीं मानते थे, और साथ जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। मतलब कास्ट हायरार्की को नहीं मानते, और रिवर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिवर्थ, उसको नहीं मानते। कहाँ पर? कन्नड़ रीजन के लिंगायत।
इसका जो आंसर है वो है 1 और 2 दोनों। देखिए, अब ये एनसीईआरटी देखिए, क्लास 7th की एनसीईआरटी है ये, क्लास 7, हमारे अतीत आवर पास्ट करके एक सेकंड जो पार्ट है उसका, क्लास 7th की एनसीईआरटी, इसमें कहा गया नाथपंथी, सिद्धा और योगीज। तो इस सिद्धा के लिए इसमें बोला गया है कि अमंग देम वर द नाथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज, दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने मतलब विश्व को त्याग दिया, एडवोकेटेड टू देम द पाथ द साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वन से, कि उनके लिए जो साल्वेशन मोक्ष का जो रास्ता है वो रास्ता क्या है, कि मेडिटेशन करना किस पे, फॉर्मलेस, जिसकी कोई फॉर्म नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, अल्टीमेट जो रियलिटी है, एकमात्र भगवान की सत्ता पे जिस पे विश्वास करते हैं ये, एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस, की एकात्म, जिसको द्वैत कहा गया, ये दो नहीं वो एक ही है, जो शंकर की थ्योरी थी, शंकराचार्य की। ठीक है, तो रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग, उसके लिए वो इंटेंस ट्रेनिंग करते थे, ऑफ द माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी दोनों की, और थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। दिस ग्रुप बिकम particularly popular among low castes. Their criticism of conventional religion created the ground for development religion to become a popular force in northern India. अब जब वो अद्वैत की बात कर रहे हैं, जो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, इसका कोई एकार नहीं, आकार नहीं है, सॉरी, तो फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एकेश्वरवादी हो गए, एक में विश्वास कर रहे हैं। मूर्ति पूजा की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा में एक फॉर्म बन जाती है, एक आकार बन जाता है भगवान का, लेकिन वो फॉर्मलेस रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी। इसी तरह से ये एनसीईआरटी है क्लास 12th की। इसमें बीड शेप ट्रेडिशन के बारे में कहा गया है, पेज नंबर 147 पे। क्या कहा गया है, इसी में से उठाया मैंने ये, द लिंगायस चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट and the pollution attributed to certain groups of Brahmins. They also questioned the theory of rebirth. These won them followers amongst those who were marginalized within the Brahminical social order. Lingais also encouraged certain practices disapproved in the धर्मशास्त्र। तो उन्होंने कास्ट को नहीं माना, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, और जातीय अधिगम को स्वीकार करते थे। तो इसका दो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो एनसीईआरटी से सिंपल सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी 2022 में भी जो लिंगायत सेक्ट है, जिसके कि प्रवर्तक थे बसवन्ना, ये न्यूज में है कंटिन्यूअसली, अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली न्यूज है, 108 फील्ड, क्योंकि अभी कर्नाटका में इलेक्शन भी है और लिंगायत कन्नड़ रीजन से आते हैं। बसवन्ना के बारे में अगर हम देखें, बात करें थोड़ा सा, तो ये 12th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर फिलोसफर हुए, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए काफी ज्यादा काम किया। जो लोड मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो जिनको की जाति प्रथा में काफी नीचे स्थान दिया गया था, उनको समाज से जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काफी काम दिया गया। और ये अवेयरनेस के लिए कुछ युक्तियां लिखते थे, कुछ पोयम लिखते थे, इनको कहा जाता था वचन। तो ये वचन, ये याद रखिएगा आप। और इन्होंने साथ में किस चीज के बारे में बात की, इन्होंने जेंडर और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसको कतई नकार दिया। साथ ही इन्होंने जो रिचुअल्स थे, जो सुपरस्टिशन अंधविश्वास चलता है, उसको नकार दिया। अहिंसा में विश्वास करने वाले थे, अहिंसा में विश्वास करने वाले थे। ह्यूमन और जो एनिमल सैक्रिफाइस होता है, बलिदान दिया जाता है, इसको भी बिल्कुल नकारते थे। और ये किस समय हुए थे बसवन्ना, ये 12th सेंचुरी में हुए थे। कहाँ पर, ये कल्याणी जो चालुक्य हैं, कल्याणी चालुक्य, उनके मंत्री थे, इनके राजा थे उस समय विज्जल सेकंड, इनके अंडर ये काम करते थे। और उस समय काम करते हुए इन्होंने एक नई युक्ति और शुरू की थी, जिसका नाम था अनुभव मंटपम। अनुभव मंटप, अनुभव मंटप क्या था, ये एक तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हॉल था, जिसमें सारे लोग आके, पब्लिक इंस्टीट्यूशन था मेनली, जिसमें सभी लोग आके अपने अपने स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में डिस्कशन कर सकते थे। सबका वेलकम था, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी इस तरह के हों। इसलिए ये एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की थी, अनुभव मंटप, ये काफी ज्यादा उल्लेखनीय थी। और इन्होंने एक धर्म शुरू किया जिसको कहा जाता है लिंगायत धर्म, लिंगायत। और इस धर्म के लिए इन्होंने एक नेकलेस, जो शिवलिंग, क्योंकि शिव को मानने वाले थे, शैविज्म थे, शैविज्म से रिलेटेड थे, तो शिवलिंग जो एक नेकलेस होता था, इसलिए आज भी आप जितने भी लिंगायत लोगों को देखोगे, एक शिवलिंग, शिव नेकलेस पहनते हैं गले में। और इसको पहनने का कारण ये था कि इसको पहनने के बाद आपकी जाति, आपका धर्म सब पीछे रह जाता है। और ये एक सोशल, जिसको कहते हैं ना, इक्वलिटरी सोसाइटी, एक समान सोसाइटी बनाने की जो बात की जाती है, वो इसकी वजह से ये इनका एक विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला आयात इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म इंपोर्ट कवर? इंपोर्ट कवर कवर हमको कंटिन्यूसली दिखता है। इतना इजी क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। इंपोर्ट कवर क्या होता है? इंपोर्ट कवर होता है कि किसी भी देश के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है, कि क्योंकि हर देश का काम इंपोर्ट पे चलता है, क्योंकि कोई भी देश कंप्लीट सब कुछ चीजें अपने हिसाब से नहीं बनाता। उससे कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीजें वो इंपोर्ट करता है, और इसी तरह से काम चलता रहता है। बस देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है। जितने रुपए की चीजें, माना 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट की जा रही है, 100 रुपए की चीजें ही इंपोर्ट की जा रही है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक है। लेकिन 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट की जा रही है और इंपोर्ट की जा रही है 1000 रुपए की चीजें, ऑब्वियसली बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो नेगेटिव हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ऐसे में इंपोर्ट होता ही है। और इंपोर्ट कवर किसे कहा जाता है? इंपोर्ट कवर कहा जाता है कि किसी भी देश के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, जिससे वो कितने दिन का इंपोर्ट कवर कर सकता है। माना किसी देश के पास इतना ही फॉरेक्स है कि वो 5 महीने का ही इंपोर्ट कवर कर सकता है, 5 महीने के ही इंपोर्ट के पैसे दे सकता है, उसके पास पैसे नहीं होंगे। किसी देश का इंपोर्ट कवर कितना हुआ? 5 मंथ। ठीक है, तो ये एक्चुअली उसके लिए है। ये किसी देश के आयात मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बताता नहीं, किसी देश के एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को बताता नहीं, ये दो देशों के बीच निर्यात आयात के मूल्यों का अनुपात बताता है। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है डी। इट इज द नंबर ऑफ मंथ ऑफ imports that could be paid for by country international reserves। ये कंटेंट न्यूज में दिखता है आपको, ये 2016 की न्यूज है। इंपोर्ट कवर इंक्रीज टू 9.8 मंथ्स से आरबीआई। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व कैन कवर इंपोर्ट ऑफ 8.4 मंथ, मॉर्गन स्टैनले। ये 2022 की न्यूज है अभी की। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें 3 समुदायों के नाम दिए गए हैं और इनके बोला गया है कि ये समाचार में कभी कभी उल्लिखित रहे, किस मामले में उल्लिखित रहे। पहला है कुर्द, मदेसी, रोहिंग्या। और ये इतना ही इजी क्वेश्चन ये दोबारा से पूछा गया है। अगर देखें आप तो यूपीएससी जनरली 70% क्वेश्चन तो हेडलाइन से पूछ देता है। कुर्द कुर्द की बात करें, आप सिर्फ इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कुर्द के बारे में, कि कुर्द कहाँ पे है। कुर्द बांग्लादेश में तो नहीं है। ठीक है। मदेशी नेपाल बिल्कुल ठीक है, रोहिंग्या म्यांमार बिल्कुल ठीक है, आंसर है 2 3। न्यूज में कंटिन्यूसली न्यूज में था, ये फेब 2016 की न्यूज है रोहिंग्यास की। ये टर्की बार ऑन कुर्सी कंटिन्यूसली न्यूज में ले रहा है, जनवरी 16 की न्यूज है ये। हु आर द मदेशीज, वाई आर दे एंग्री, इंडिया कोर्ट्स रेडिकल मदेशीज फ्रॉम नेपाल, ये जनवरी 16 की। फरवरी 16 की जो जनवरी फरवरी की न्यूज थी उसी को पूछ लिया गया। क्यों? कुर्दिश, ये कुर्दिश एरिया है। उस समय काफी न्यूज चल रही थी, सीरिया वॉर चल रहा था, सीरिया से जो सिविल वॉर चल रहा था, इस वजह से यहाँ पे कुर्दिश के साथ कुछ हो रहा था, इनके द्वारा टर्की में कुछ किया गया, और इस वजह से टर्किश गवर्नमेंट के द्वारा इन पे ऑपरेशंस किए जा रहे थे। इस वजह से ये कंडीशन न्यूज में थे। तो ये कुर्द इनहेबिटेड एरिया है जी, ये वाला ये एरिया देख रहे हैं आप, ये टर्की के अंदर भी आता है, ये टर्की की बॉर्डर है। सीरिया, इराक, ईरान, इधर अल्बानिया भी मान सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये पूरा रीजन है जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं। अभी जो महसा अमीनी की डेथ हुई थी ईरान में, ये भी कुर्दिश इसी रीजन में रहती थी, नॉर्दर्न ईरान में, और कुर्दिश पॉपुलेशन में आती थी। तो कुर्दिश, ये लोग अपने हिसाब से ये इस पूरे रीजन को कुर्दिस्तान बोलते हैं, और इन सब देशों से अलग होके एक कुर्दिस्तान एरिया बनाना चाहते हैं। इसी तरह से बात करें रोहिंग्यास की, तो रोहिंग्यास म्यांमार की मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसका काफी ज्यादा परसिक्यूशन हुआ है। ठीक है, और काफी ज्यादा रोहिंग्या इस रीजन से, ये सितवे वाला रीजन आप देख सकते हैं। ठीक है, रखाइन स्टेट है ये मेनली, ये रखाइन स्टेट। ये रखाइन स्टेट से फिर वो फाइनली कहाँ गए? कॉक्स बाजार बंगाल में जाके रिफ्यूजी के रूप में शरण लिए उन्होंने। और इसी तरह से मधेसीज की बात करें, तो मधेसी कहाँ मिलते हैं? मधेसी ये वाली पॉपुलेशन है। ये वाला जो रीजन है नेपाल का, जो कि भारत से बाउंड्री लगती है, नीचे नीचे वाला रीजन, ये रीजन है मधेश रीजन, इसको बोला जाता है मधेश रीजन। और इसमें जो इनहेबिटेड लोग हैं, इनको कहा जाता है मधेशी लोग। ठीक है, जिनका भारत के यहाँ भारत, क्योंकि ये बाउंड्री है, तो भारत से में इनका रोटी बेटी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 है ओपीसीडब्ल्यू के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स, ओपीसीडब्ल्यू। इसके बारे में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो डब्ल्यूएचओ से कार्यकारी संबंध है। पहला ही गलत है। सही में पहला ही पूछना चाह रहा था यूपीएससी। आंसर 2 और 3 है। ये नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुरक्षण करता है, केमिकल इंडस्ट्री को प्रिवेंट करता है न्यू वेपन्स को इमर्ज होने से। दूसरा, असिस्टेंस देता है एंड प्रोटेक्शन देता है उन स्टेट्स को केमिकल वेपन्स जिनके ऊपर थ्रेट है। ठीक है, इसका आंसर है जो न्यूज में था, 96% ऑफ सीरिया डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन डिस्ट्रॉयड, यूएन।
सीरिया केमिकल्स यूज्ड इन इदलिब अटैक्स। तो ये सीरिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये इदलिब कहाँ पर है, ये दमास्कस के पास में इदलिब। ठीक है, सीरिया की राजधानी दमास्कस। क्या हुआ था? हुआ क्या था, सीरिया में केमिकल अटैक होते हैं। कब? 2013 में। 2013 में। और 2013 में एक जगह है जिसका नाम है घोटुआ। तो ये जगह कहाँ पड़ती है? ये दमास्कस, सीरिया की राजधानी दमास्कस के पास में जगह पड़ती है घोटुआ। यहाँ पर अटैक होते हैं 2013 में। और केमिकल अटैक होते हैं जिसमें लगभग 1800 के आसपास लोग डेथ उस समय हो जाती है। ठीक है। और इसीलिए 2013 से लेके 2013 के सितंबर से लेके और 2014 के जून तक सीरिया के जो केमिकल वेपन्स हैं उन पर डिस्ट्रक्शन चलता है, उनको खत्म किया जाता है ओपीसी रूल के द्वारा। ठीक है। और 2013 में एक और काम होता है, 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है। नोबेल पीस प्राइज किसको? ओपीसीडब्ल्यू को। ओपीसीडब्ल्यू को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, इस वजह से भी न्यूज में था 2013 में। तो 14 में न्यूज में था, ये कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रक्शन चलता रहता है ओपीसीडब्ल्यू की वजह से। ठीक है। और इसीलिए कंटिन्यूसली न्यूज में था क्योंकि रशिया के द्वारा 2014 में भी यूज किया गया था केमिकल वेपन्स को कई कई जगह पे। ठीक है। 193 इसके सदस्य। और इस ये काम करता है, ये ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू किसके अंतर्गत काम करता है? ये काम करता है यूएन के अंडर। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी ओपीसीडब्ल्यू की। और ये किसको देखता है? ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है किस चीज की? सी डब्ल्यू सी, कन्वेंशन ऑन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। जो रासायनिक हथियार है उनके ऊपर जो कन्वेंशन बना था, ठीक है, 1997 में, उसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है ओपीसीडब्ल्यू। ठीक है। अब तीन देश हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन पे साइन नहीं किए, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है इजिप्ट, और एक है साउथ सूडान। ये तीन देश है जिन्होंने सीडब्ल्यूसी में साइन नहीं किए। इसराइल की बात करें तो इसराइल ने इस पे साइन तो किए हैं लेकिन रेटिफाई नहीं किया। साइन नहीं किए और रेटिफाई नहीं किए, इन्होंने साइन नहीं किए। ठीक है। इंडिया ने, इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया है डिस्ट्रक्शन फ्री, डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था इंडिया का, डिक्लेयर जो स्टॉक पाइल था उसको ऑलरेडी। ठीक है। और ये जो ओपीसीडब्ल्यू है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये कहाँ पर है? ओपीसी, ये ओपीसीडब्ल्यू का हेडक्वार्टर है। और ये कहाँ पर अवस्थित है ओपीसीडब्ल्यू? ये है नेदरलैंड। नीदरलैंड में एक जगह है हैग। नीदरलैंड के हैग में उपस्थित है ओपीसीडब्ल्यू, ये यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ओपीसीडब्ल्यू का काम क्या होता है? ओपीसीडब्ल्यू का काम होता है मेनली वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन करना। अब वेरिफिकेशन दो तरीके से की जाती है, एक होता है डिक्लेरेशन के रूप में कि वो देश डिक्लेयर कर दे कि हमारे पास कोई केमिकल वेपन्स नहीं है। दूसरी होती है ऑन साइट इंस्पेक्शन। तो ऑन साइट इंस्पेक्शन भी किया जाता है ओपीसीडब्ल्यू के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि कोई केमिकल वेपन्स को रखते तो नहीं है। नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर हमने देख ही लिया था ओपीसीडब्ल्यू का, कि ये डब्ल्यू एचओ और नाटो से संबंधित नहीं है, यूएन की बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, जो जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। और यही यूपीएससी को पूछना था, इसीलिए आप देखिए ऑप्शंस इस तरह से बनाए गए हैं कि आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या जानना चाह रहा है। ये नॉर्मल सी चीज है, केमिकल वेपन्स की बात की जा रही थी, तो हाँ केमिकल इंडस्ट्री को प्रिवेंट करने के लिए होगा, obvious सी बात है। प्रोवाइड असिस्टेंट, कुछ चीजें, बहुत माइन्यूट सी चीजें यूपीएससी पूछना चाह रहा है। तीन स्टेटमेंट में से केवल आपसे एक ही चीज पूछना चाह रहा है, और वो एक चीज आपको आती है तो आंसर आ जाता है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर विचार कीजिए। एक चीज और जान लेते हैं हम इधर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के साथ, एक कन्वेंशन है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसका नाम बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन भी रख दिया गया है बाद में। ठीक है। ये आता है 1975 में। ठीक है, ये 1997 में आया था। और ये किसको, ये केमिकल वेपन्स को बैन करने का काम करता है, ये बायोलॉजिकल वेपन्स को, जो भी बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स हैं, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिनको बोला जाता है, डब्ल्यूएमडी। ठीक है, बैक्टीरिया बॉर्न वायरस बॉर्न जो भी वेपन्स हैं, इनको खत्म करने का काम करता है। और 185 मेंबर स्टेट इसके साथ है। तो ये ध्यान रखिएगा, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 में आया और ये आया 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दो स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं फसल बीमा योजना के लिए इसमें, कि इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। अब अभी देखिए, भारत में तीन फसल के सीजन है। ठीक है, उसमें हजारों तरह की फसल उगाई जाती हैं। सारी फसल के लिए केवल एक ही प्रीमियम तो नहीं होगा, कुछ तो वेराइटीज रखी जाएंगी, कुछ तो कैटेगरीज निर्मित की जाएंगी, या तो खरीफ की फसल के लिए या रबी की फसल के लिए अलग होगा, या फिर नहीं तो फिर कुछ ऐसा होगा कि पल्सेस के लिए एक रेट रख दी जाए, जो मोटा अनाज है सीरियल्स उनके लिए एक रेट रख दी जाए, कुछ कैटेगराइजेशन तो किया ही गया होगा। ये कॉमन सेंस लगाना जरूरी है।
ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो वैसे तो जनरली न्यूज में था, पढ़ा होगा, उसी समय ये लॉन्च की गई थी योजना। ठीक है, तो अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत और वेग स्टेटमेंट लग रहा है। दूसरा, ये योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है, बिल्कुल सही है। दिस स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। हमारे देश में किसान के साथ ये दिक्कत है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। ठीक है, और उसका कारण क्या है? अनसीजनल रेन्स, बिल्कुल अनसीजनल रेन्स भारत में होती है, भारत की सच्चाई है। साइक्लोनिक रेन्स होती हैं, क्योंकि ये पूरा ईस्टर्न वाला कोस्ट आप देख सकते हैं, साइक्लोनिक रेन्स होती है, बहुत सारे किसानों की नुकसान हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई जा रही है, तो इस वाले एंगल को भी ध्यान में रखा गया होगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस भी लगा देते हैं, तो ये आंसर है इसका केवल दो, ओनली टू। ठीक है, पहला गलत है। कारण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमएफबीआई। ठीक है, कैबिनेट ने जनवरी 2016 में इसको स्वीकृत किया। ठीक है, और इसमें बात की गई थी यूनिफॉर्म प्रीमियम की, कि एक दर पे प्रीमियम होगा। अब यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है, जैसे अगर हम बात करें जीएसटी की, गुड सर्विस टैक्स की, कि एक रेट पे टैक्स लगता है, पर उसमें भी कुछ स्लैब्स हैं। तो इसीलिए इसे यूनिफॉर्म प्रीमियम है, लेकिन स्लैब्स हैं। ठीक है, अब उसमें क्या स्लैब्स हैं? कि 2% प्रीमियम लगेगा किसके लिए? जितनी भी खरीफ क्रॉप हैं, और खरीफ क्रॉप। 1.5% लगेगा किसके लिए? जितनी भी रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, 5% किसके लिए लगेगा? जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग रेट है, लेकिन यूनिफॉर्म प्रीमियम है। खरीफ की सारी फसलों के लिए 2%, रबी की सारी फसलों के लिए 1.5%, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जो हार्वेस्टिंग के बाद लॉस है, उनको भी जोड़ा गया है। और इसमें टाइम दिया गया है, ये नहीं कि पूरा जीवन भर, ये हार्वेस्टिंग से 14 दिन के अंदर ही देखा जाएगा। हार्वेस्टिंग करने के बाद, 14 दिन का समय दिया गया, कि इतने समय के भीतर तो आपको उस जो हार्वेस्ट की गई है क्रॉप, उसको आप बाजार तक बेच सको। और इन 14 दिनों के बीच में कुछ हो जाता है बारिश की वजह से, साइक्लोनिक रेन की वजह से। ठीक है, तो जो अनसीजनल रेन्स आती हैं, साइक्लोनिक रेन्स आती है, उनकी वजह से कुछ हो जाता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी इसमें बीमा किया गया है। और फार्मर्स में किसको? फार्मर्स के अलावा शेयर क्रॉपर्स, जो उनके टीनेंट्स हैं, उनको भी जोड़ा गया है। ठीक है, और एक फिक्स नोटिफाइड एरिया के हिसाब से एलिजिबिलिटी दी गई है। कौन एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है इस स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये जो स्कीम आई थी, इससे पहले कोई स्कीम नहीं थी कि भारत में कृषि बीमा की, बिल्कुल थी। इसका नाम क्या था? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। नाइस। और एक स्कीम और थी, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया गया पीएमएफबीवाई में। दूसरी चीज, ये स्कीम गवर्नमेंट अप्रूव न्यू क्रॉप इंश्योरेंस प्लान फॉर फार्मर्स, जनवरी 16। इस स्कीम की अगर बात करें, तो ये पहले मैंडेटरी थी। सभी जो भी लोनी फार्मर्स थे, जो लोन लेते थे, लोनी फार्मर्स, उनके लिए मैंडेटरी थी, जरूरी थी कि पीएमएफबीवाई आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन 2020 में इसको ऑप्शनल बना दिया गया, कि लो तो आपकी इच्छा, नहीं लो तो आपकी इच्छा। ठीक है, और इसकी फेब 2020 में ही, ये 2020 में ही एक और काम किया गया है, इसकी जो प्रीमियम सब्सिडी थी उसको लिमिट कर दिया गया है। अब इसकी प्रीमियम कितना होगा सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? 30% होगा अन इरिगेटेड सेक्टर के लिए, और 25% होगा इरिगेटेड सेक्टर के लिए। पहले सब्सिडी पे, सेंटर की जो सब्सिडी दी जाती थी, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है, यूनिफॉर्म पे प्रीमियम 2% ले लिया जाता था खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखता था। लेकिन अब 30% कर दिया गया अनइरिगेटेड क्षेत्र के लिए, 25% दे दिया गया इरिगेटेड क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ठीक है, तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाया जा सकता है प्राकृतिक आवास में, नेचुरली? तो पहला है सैंड डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, बिल्कुल गलत है। साल्ट मार्शेट ऑफ वेस्टर्न गुजरात, बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, नहीं। इसका आंसर है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। आयुष, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके ये वाले वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, थोड़ा सा हिमालय वाले रीजन में, नेपाल वाले रीजन में। उसके अलावा भूटान, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पूरा देखें आप, पूरा इंडोनेशिया तक ये भी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और भी पाया जाता है। और वेस्टर्न घाट में भी ये नेचुरली मिलता है। दूसरी चीज, ग्रेट इंडियन होलवीर की जो अगर आप आईयूसीएन स्टेटस देखें, तो आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। उसके अलावा साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको रखा गया है। ये एक सोशल वर्ड है, जो कि जनरली झुंड में चलता है, और ज्यादा बड़े झुंड में नहीं, लगभग 10-15 के झुंड में ये चलता है। 10-15 पक्षी एक साथ चलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, केरला,
ये केरला है यहाँ पर, और ये है अरुणाचल प्रदेश। केरला और अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड भी है ये, स्टेट बर्ड। ठीक है। दूसरा, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है हर साल, नागालैंड में। और ये जो हॉर्नबिल होता है ये मोस्टली हर्बीवोर होता है, जो रो फ्रूट होते हैं, साउट्स होते हैं, उनको खाता है। और नागालैंड के लोग काफी सेक्रेट, काफी पवित्र मानते हैं इसको, इसलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है हर साल दिसंबर में, 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है। और फार्मर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, हॉर्नबिल को। ये आप देख सकते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका जो लोगो है, इस लोगो है, इस पे भी हॉर्नबिल दिखाई देता है। ये हॉर्नबिल जो था, इसका नाम था विलियम, जो कि ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कंपाउंड है, इसी में रहता था, और इसी को इसके लोगो पे डाल दिया गया बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता है? एनजीआरबीए की प्रमुख विशेषता है। नदी बेसिन योजना में प्रबंधन की इकाई है, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। तीसरा है एनजीआरबीए का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर, मतलब रोटेशन बेसिस पे उन राज्यों के मुख्यमंत्री में से होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। बात की जा रही है अध्यक्ष की। पूरा क्वेश्चन केवल एक स्टेटमेंट पे बेस्ड है, इन स्टेटमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है, अध्यक्ष पे। और आपको पता होना चाहिए कि इसका अध्यक्ष पीएम साहब होते हैं। तीसरे को गलत कर दो आप, आंसर आ गया 1 और 2। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, 2014 में। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय इसमें तीसरा स्टेटमेंट दिया गया था, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, एनजीआरबीए, इज चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। और बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है। इसका पहला स्टेटमेंट गलत था, इसका आंसर था B2 and 3, क्योंकि ये था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं था, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एक्ट जो था उसके अधीन आता था। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट सही था। ये 2014 में पूछा गया था। 16 में क्या पूछा गया? एनजीआरबीए का अध्यक्ष चक्राने का, इसको आपको गलत करना है। उसको यूपीएससी को आपको केवल ये जानना था एनजीआरबीए का प्रेसिडेंट पीएम से होते हैं, ये आपको पता है कि नहीं, और इस पे 2 साल पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए पीवाईक्यूज पढ़ना इतना जरूरी होता है। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 2। बात कर लेते हैं एक सेकंड दोबारा से एनजीआरबीए पे। एनजीआरबीए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी आई थी 2009 में। ठीक है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत। लेकिन 2014 में इसको शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंतर्गत। इसमें नेशनल गंगा काउंसिल की बात की जाती है, नेशनल गंगा काउंसिल बनाई जाएगी, पीएम उसके होंगे चेयर। ठीक है। जल मिनिस्टर जो होंगे वाइस चेयरमैन होंगे। और इसी में नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा की बात की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टू चेयर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अब मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं, तो obvious सी बात है वो उसके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, चेयरमैन है। ठीक है। केवल हेडलाइन पढ़ के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ग्रीन पैनल आस्क्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट टू फाइनेंसिंग ऑफ क्लीन गंगा, सेंटर स्टेट कंटिन्यू टू बिकर ओवर क्लीन गंगा। ठीक है। ये अक्टूबर 15 की न्यूज है। उसके बाद ये न्यूज है मार्च 15 की, ये 16 की न्यूज है। कंटिन्यूस न्यूज में था ही। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार के द्वारा कृषि में नीम आलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित कर रही है भारत सरकार? ये 2016 में पूछा गया था। मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है, नीम लेप मृदा में यूरिया घुलने की दर को धीमा करता है, या नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है उससे मुक्त नहीं होती। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सोइल। नीम कोटिंग जब कर दी जाती है तो जो डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन रेट है यूरिया के घटने की जो दर है, मिट्टी के द्वारा, सोइल के द्वारा जो उसको यूज में लेने की जो दर है, उपयोग में लेने की दर है, वो कम हो जाती है, और ऐसे में यूरिया धीरे धीरे डिजोल्व होता है। और ऐसे में यूरिया की जो डिजोल्व रेट कम हो जाती है, इसकी वजह से यूरिया की डिमांड धीरे धीरे कम होगी, सोइल के द्वारा भी और फिर फाइनली किसानों के द्वारा भी। इसलिए नीम कोटेड, और नीम कोटेड किया गया था, दूसरा कारण था इंडस्ट्रियल पर्पज, क्योंकि इसको स्मगल करके दूसरे रूट के तहत इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज लिया जाता था। नीम कोटेड यूरिया 100% कर दिया है, नीम कोटेड यूरिया। ठीक है। ये क्या कर देता है? स्लो कर देता है किसको? रिलीज ऑफ नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का रिलीज होगा उसको स्लो कर देता है, और इसके बाद इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज करने की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, जो नीम कोटेड यूरिया कंजम्पशन है, नीम कोटेड यूरिया का जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन, ये कम होता है। और ये कम होगा तो फिर यूरिया कम लिया जाएगा, ये कम होगा तो सब्सिडी कम ली जाएगी सरकार की तरफ से। और फाइनली सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो बचेंगे, कम होंगे।
जो कि किसी और काम में लगाए जा सकते हैं अच्छे काम। ठीक है। ऑल्सो एक्ट्स एज ए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करता है नीम कोटेड यूरिया, ये काम तो करता ही है। ठीक है। दूसरा, नीम कोटेड यूरिया का फायदा ये कि 10% कम कर देगा फर्टिलाइजर को, 10% कर देगा कम फर्टिलाइजर के यूज को, और एट द सेम टाइम 10% यील्ड बढ़ा देगा। ये दो फायदे बताए जाते हैं नीम कोटेड यूरिया के। और एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया था उस समय कि ये नीम कोटेड करने से 10,000 करोड़ की सेविंग होगी भारत सरकार को। ठीक है, क्योंकि इतना यूरिया कम लगेगा, उतना यूरिया कम लगेगा, उतनी ही सरकार को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। और जो बिचौलिए हैं, जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, क्योंकि यूरिया जो था ना, पहले यूरिया को यूज किया जाता था जो नीम इम्पोर्टेड नहीं था, तो इस यूरिया को डाइवर्टेड कर दिया जाता था कहाँ पर, इंडस्ट्रीज यूज के लिए। अब इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री, तो एक होगी वुड इंडस्ट्री, लकड़ी की इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेंट्स में यूज किया जाता है। ठीक है। और क्यों किया जाता था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पर्पज का यूरिया आता था वो लगभग 4 गुना महंगा आता था इस यूरिया के, क्योंकि ये यूरिया सबसे ज्यादा यूरिया आता है। ठीक है, जैसे 4 गुना महंगा आता था, तो इस वजह से पूरे यूरिया को इधर ट्रांसफर कर दिया जाता था, और उस वजह से किसानों के पास क्राइसिस होती थी यूरिया की, तो इसलिए नीम कोटेड कर दिया। अब नीम कोटेड करने के बाद इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो वो नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डाइवर्जन बंद हो गया। तो नीम कोटेड के बाद, और दूसरा फायदा हुआ नीम कोटेड के बाद कि इसकी कंजम्पशन कम होगा, यूरिया कम लगेगा, तो सरकार को जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो होगा। बात करें यूरिया की, तो लगभग 5,000 लिक्विड मेट्रिक टन फर्टिलाइजर हम हर साल यूज लेते हैं, 10-10 साल का यही चल रहा है। सेंसर सेंटर के द्वारा कई हजार लाखों करोड़ सब्सिडी दी जाती है यूरिया पे। ठीक है। और आज भी अगर हम देखें, जितना हमारा यूरिया हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा भी 1/4 हमको इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। इंडिया टॉप इम्पोर्टर है यूरिया को लेके, और मेजर बायर है डीएपी का। 2015 में न्यू यूरिया पॉलिसी भी आई थी, इस वजह से भी ये न्यूज में था। नीम कोटेड यूरिया टू स्टॉप डाइवर्जेंस ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ये दिसंबर 15 की न्यूज है, ये पीआईबी की न्यूज है। न्यू यूरिया पॉलिसी को लेकर 2015 में जो आई थी। ठीक है। कंटिन्यूशन न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? गलत। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी गलत है। इसका आंसर है डी, ना तो एक ना ही दो। क्यों पूछा गया क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे कारणों से। चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं, ये उनको चूज और अपॉइंट कौन करता है? इनको चूज और अपॉइंट करने का काम होता है सीएम का। और कई संदर्भों में सीएम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, नो फिक्स टेन्योर। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था एआरसी 1969 में, उसके द्वारा रिकमेंड जरूर किया गया था कि चीफ सेक्रेटरी का भी एक टेन्योर फिक्स होना चाहिए। ये है न्यूज कब की? नवंबर 13 की। सुप्रीम कोर्ट आज सेंट्रल स्टेट टू गिव फिक्स टेन्योर टू ब्यूरोक्रेट्स। सुप्रीम कोर्ट में एक केस होता है टीएसआर सुब्रमण्यम, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी रहे भारत सरकार के 97 98 में लगभग। और इनके द्वारा केस किया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, टीएसआर सुब्रमण्यम से यूनियन ऑफ इंडिया। केस किया गया था 2011 में, 2011 में रेट लगाई गई थी। और इस पे 2013 में जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यही जजमेंट था। ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है इनका टेन्योर एक तो फिक्स करे सरकार। ये नहीं कि बिल और विम पे कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, 2 महीने इस जिले में, 2 महीने किसी और में। ठीक है, एक टेन्योर फिक्स हो कि इतना टाइम उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको भी काम करने का आनंद आए और जो गवर्नेंस है वो अच्छी मिले। ठीक है, तो पहला तो ये था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाएगा हर राज्यों में भी और सेंटर में अलग से, और इसी को लेकर सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया गया। इस सिविल सर्विसेज बोर्ड पे ही क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, यूपीएससी के द्वारा ही। ठीक है। और तीसरा जजमेंट कहा गया कि ओरल ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी ब्यूरोक्रेट ओरल ऑर्डर को मानने से मना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मौखिक कोई ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, लिखित में दिए जाएंगे, कोई भी मिनिस्टर हो या कोई भी अपर सीनियर ऑफिसर उनको ऑर्डर दे। तो इसलिए ये 3-4 स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट किए गए थे। इसी वजह से अब ब्यूरोक्रेट में चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, पर चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना होता। चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट अपॉइंटेड एंड चूज बाई सीएम। चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज नो फिक्स टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, ये सही आंसर है। तो इस तरह से आज की हमारे डिस्कशन यहाँ का समाप्त होता है। 2016 के पेपर के 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।